नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ मेरे सहयोगी मानसी दवे और दिल्ली स्टूडियो से मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी को 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी तस्वीरें आ रही है मानसी तमाम लोकेशन से और बड़ी खूबसूरत। ये गर्व का विषय है कि जो चीज भारत से ओरिजिनेट हुई, यहाँ से शुरू हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी शुरुआत कराई और आज पूरी दुनिया उसको मान रही है। और इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पर हैं। योग का नाम परचम वहां पर भी लहरा रहे हैं। जी बिल्कुल, और तस्वीरें आपके सामने रखते हैं क्योंकि योग का कार्यक्रम तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सूरज उगने के पहले ही शुरू हो जाता है और तमाम लोकेशन से तस्वीरें आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए, दुनिया भर में, देश भर में तमाम लोकेशन से ये उत्साह है और योग के जरिए जो फिटनेस का जो संदेश है, क्योंकि योग न सिर्फ शरीर की फिटनेस बढ़ाता है बल्कि मन की ताकत, एकाग्रता, तमाम चीज़ें, ऐसे बेनिफिट्स हैं जिससे भारत ने पूरी दुनिया को अवगत कराया और आज पूरी दुनिया उसको मान रही है और योग कर भी रही है। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। मानसी, आपने योग वगैरह किया, कुछ प्लान है? योगा मैं बचपन से कर भी रही हूँ और मेरे पापा ने एक डिसिप्लिन बनाई है कि योग और मेडिटेशन को आप अपने दिनचर्या, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हाँ, अब कामकाज की वजह से कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, योग अपने आप में एक साधना है और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना काफी हद तक फायदेमंद हो सकता है। देखते हैं एक बार जरा कि बाकी लोग कैसे योग कर रहे हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में योग का प्रचार करने वाले बाबा रामदेव ने हरिद्वार में योग किया। वहीं हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने योग किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी योग दिवस में शामिल हुए। तो बहुत ही तस्वीरें, इसको हम रंगारंग नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, डाइवर्स जरूर हैं क्योंकि तमाम लोकेशन से देश भर में, दुनिया भर में, चाहे वो मैदानी इलाके हों चाहे पहाड़ी इलाके हों, आप अनुराग ठाकुर को देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देखिए, ये तमाम लोग योग के जरिए एक संदेश देते हुए कि अगर योग है तो आपके पास न सिर्फ मानसिक शांति है जी, बल्कि शारीरिक फिटनेस भी है। मानसिक अभिषेक को कहते हैं ना, जिसने योग अपनाया रोग को हमेशा के लिए उसने दूर भगाया। स्वस्थ जीवन जीना है तो जिंदगी की जमा पूंजी योग करना है। रोग मुक्त जीवन की एक कुंजी है। करेक्ट। और पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और इस कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने क्या कहा, आइए जरा एक बार सुन लेते हैं। आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। तो पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं और अभी आप ये तस्वीरें देख रहे थे और साथ ही आप तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, योग दिवस पर बाजार के जानकार कुश बोहरा, चंदन तापड़िया और कुणाल परार, ये वही एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे साथ, आपके साथ आए दिन जुड़ते हैं और अपनी मार्केट के एनालिसिस हमारे साथ शेयर करते हैं। देखिए, आप आज उन्हें योगा करते देख रहे हैं। शेयर बाजार के जानकार ईटी नाउ स्वदेश पर लगातार आपके पोर्टफोलियोज को फिट करते हैं क्योंकि वो भी सेहतमंद रहते हैं। वैसे ही आज आप दिन भर देख सकते हैं धन योग, यानी लगेगा कमाई का तड़का। और आज दिन भर देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश क्योंकि बहुत कुछ खास है। आज हमारे पास ढेर सारी पेशकश है। योगा पर तो बातचीत होगी ही, लेकिन उसके अलावा भी बाजार पर भी लगातार फोकस रहेगा। खैर, इस बीच हम आपको सीधा मरीन ड्राइव ले चलते हैं। सुबह सुबह की ठंडी हवा भी आपको वहीं की खिलवाते हैं और साथ ही मेरी जो सहयोगी हैं ऐश्वर्या, वो वहीं पर ही हैं।
तो हम तो स्टूडियोज़ में बैठे हैं, एसी के वक्त खा रहे हैं, लेकिन वो मरीन ड्राइव में बैठी हैं और आपको अच्छे से योग भी करके बताएंगे और साथ ही वहाँ का दृश्य भी दिखाएंगी। सीधा चलते हैं मरीन ड्राइव। ऐश्वर्या। इंटरनेशनल योगा डे है आज। माइंड, बॉडी और सोल तीनों को अलाइन करता है योगा, ऐसा कहा जाता है। और आज हम आए हैं मरीन ड्राइव। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं बहुत सारे टर्नआउट में आई हुई है शिल्पा योगा स्कूल से, और इनका योगा सेशन अभी फिलहाल चल रहा है। ये गाइडेड योगा सेशन चल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे अगर पीछे कई सारे लोग जो है मेडिटेशन कर रहे हैं। एक अलग ग्रुप आपको देखने को मिलेगा मरीन ड्राइव के इस पूरे स्ट्रेच पर। कई सारी महिलाएं आई हैं और कोविड के बाद स्पेशली हेल्थ पर काफ़ी सारा फोकस आया है। कई लोग जो एक्सरसाइज या योगा में इंडल्ज नहीं करते थे वो अब रेगुलर प्रैक्टिशनर्स बन चुके हैं, और कई लोग अपने रेजोल्यूशन को रिन्यू करना चाहते हैं योगा दिवस पर। तो कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे और उन्हें पूछेंगे कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है, किस तरह का गाइडेड मेडिटेशन या योगा प्रैक्टिस यहाँ पर सुबह से हो रहा है। मैम, आपका नाम क्या है? मालती। आप रेगुलर योगा प्रैक्टिस? हाँ, रोज आते हैं। हाँ। किस तरह का योगा यहाँ पर किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है, कहाँ पर क्लासेस होती है? हमारा इधर भिंडी बाजार के पास होता है। बहुत पब्लिक लेडीज लोग आते हैं, अच्छा लगता है करने को। रोज थोड़ा शरीर हेल्दी रहता है, हल्का रहता है। मैम, आपका नाम क्या है? आप कब से योगा कर रही हैं? क्या कोविड के बाद आपको लगा कि अभी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या योगा इंटरनेशनल योगा डे है तो आप आज पहली बार आई है? किस तरह का? नहीं, मेरा नाम है। ठीक है, तो आप सीधा ऐश्वर्या से वापस आ जाते हैं और अपने मेहमानों को जोड़ते हैं। आज मेरे साथ सिर्फ केवल नहीं है, केवल के साथ कुणाल भी हैं। तो केवल और कुणाल की जोड़ी से मैं दिखाता हूँ, और ये आप थोड़ी देर पहले इनको तस्वीरों में योगा करते हुए देख पा रहे थे। तो पहले मैं कुणाल आपके पास आता हूँ। पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए, अच्छा लग रहा है। आज आप भले ही इस समय टाइम है, लेकिन थोड़ी देर पहले जो मैं तस्वीरें देख रहा था बेहद ही रोचक थी। आप योगा करते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो कुणाल की है। कुणाल, कितने साल से कर रहे हैं योगा और इसका क्या फ़ायदा आपको मिला? वेल रिम्पी जी, आपको हमारे जो पूरी पैनलिस्ट है एंड हमारे जितने भी दर्शक मित्र हैं, सबको योगा दिन का सबसे पहले शुभकामनाएं। एंड यही संदेश है कि योग कीजिए एंड स्वस्थ रहिए। नाउ रिम्पी जी, नॉर्मली हम जो एक्सरसाइज है वो करते हैं, योगा में हम मेडिटेशन ज़्यादा करते हैं। एंड बिलीव मी, ये मेडिटेशन एक ऐसा पार्ट है जो हमें शेयर मार्केट में एक सही सलाह, एक सही ट्रेड और एक सही पेशेंस रखने में काफ़ी हेल्पफुल करता है। और इसके ऊपर काफ़ी किताबें भी आई है एंड इसके ऊपर देखने जाए तो आर्टिकल भी आए हैं कि योगा में अगर आप मेडिटेशन को अगर कंटिन्यूअली और कंटिन्यूसली करते हो सो इसका एक डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे और मेंटली हेल्थ पे ज़्यादा होता है। अगर आपकी मेंटली हेल्थ काफ़ी अच्छी है सो ये इसका आप काफ़ी अच्छा बेनिफिट ले सकते हो व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट। ओके, जब कोई एनालिसिस करना है, जब कोई ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, या कोई पर्टिकुलरली मीटिंग है, तो बहुत सालों से ये मेडिटेशन का पार्ट हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, आज जो बेनिफिट मुझे हुआ है, ओके, वो बेनिफिट एक उस लेवल पे हुआ है कि जो हमने सीखा है, ओके, उसको हमने कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया है हमारी कंपनी में। एंड उसका एक पार्ट, अगर उसको मैं नाम दूँ तो एक सिग्नल करके एक प्रोडक्ट है जो हमने निकाली है नाउ, जो एक ऑटोमेटेड रिसर्च इंजन है जो कॉल्स ऑटोमेटिकली फैच करके हमारे क्लाइंट को देती है। सो ये पार्ट जो है वो उसी का पार्ट है जो मेडिटेशन हम करते आ रहे हैं। बिल्कुल कुणाल, आपके अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करते हैं। आपने काफ़ी अच्छे से समझाया, और अब हमारे साथ केवल भी है। और आपको बता दें, योग जो है वो सिर्फ शरीर को रोग मुक्त नहीं करता, बल्कि मानसिक तौर पर भी आपको सशक्त बनाता है। केवल, गुड मॉर्निंग। आप तो अपने पेशेंट एडवाइस के लिए, आपके पेशेंट्स अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। बताइए, योगा ने आपके जीवन को कैसे बदला? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड योगा मेरे जीवन में आया था जब मैं बैचलर्स में था, फार्मेसी में था।
तो जब फार्मेसी कॉलेज में क्योंकि जब हम 12th के बाद बैचलर्स में जाते हैं और फार्मेसी एक टेक्निकली थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो उस टाइम पे मैंने योगा का सहारा लिया था। मैं पतंजलि इंस्टीट्यूट के जो गुजरात के प्रभारी है शिषपाल जी, मैं उनके साथ योगा क्लासेस में ज्वाइन हुआ था। मैंने 3 साल कंटिन्यू किया, फिर द लाइफ टेक्स यू टर्न, देन वेंट फॉर MBA, उसके बाद जॉब। तो योगा मेरी लाइफ से चला गया था उस टाइम पे। उसकी जगह पे कुछ और स्पोर्ट्स मैंने ऐड किए थे, बट जब मैंने वापस मार्केट में एंट्री की, स्टॉक मार्केट में, तब मैंने योगा को भी लाइफ में एंटर किया था। और योगा और स्टॉक मार्केट दोनों में मेरे ख्याल से थोड़ी सी एक बोलते हैं ना सिमिलरिटीज है। जैसे कि आप अगर योगा करना चाहते हो तो आपको उसका पहले इंटेंशन डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एंड गेम में एंड रिजल्ट क्या चाहिए जी। फिर जैसे स्टॉक मार्केट में भी आप पोजीशन लेते हैं, योगा में भी आपको पोजीशन लेने के बाद आपके ब्रेथ को होल्ड करना पड़ता है, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान भी हम अपनी सांसें रोक के रखते हैं जी। तो बहुत सारी प्रैक्टिस करना पड़ता है योगा की तरह स्टॉक मार्केट में भी, और फ्लो के साथ चलना पड़ता है। तो यस, योगा ने मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस इंस्टिल किए हैं। ठीक है, तो योगा का योग का केवल तो योग का जो मूल मंत्र है तन की शक्ति, मन की शक्ति, और अच्छा लगता है कि हमारे तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो न सिर्फ योग को प्रैक्टिस करते हैं बल्कि उसको प्रमोट भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उसके क्या फायदे हैं। क्योंकि आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि शायद शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा, लेकिन उसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं जिससे आपको हमारे एक्सपर्ट्स अवगत करा रहे हैं। तो योगा की बात तो होगी, लेकिन आप योग से सीधे बाजार पर लौटेंगे और हम धन योग की शुरुआत करेंगे आपके लिए, क्योंकि आज निफ्टी अब अपने रिकॉर्ड हाइस की तरफ देख रहा है। हालांकि SGX थोड़ा सा डाउन जरूर है, उसके चलते उतना उत्साह नहीं है, लेकिन फिर भी कल हमने बहुत ही जबरदस्त रिकवरी देखी और निफ्टी दिन की ऊंचाई पर दिन के निचले स्तर से तकरीबन 160 अंक रिकवर होकर बंद हुआ 18,800 के ऊपर। और उसी से क्यों लेते हुए और आज की हम सत्र की शुरुआत करेंगे। केवल शुरुआत आपसे करते हैं, बताइए निफ्टी आपको कैसा लग रहा है? कल की रिकवरी क्या आपको ये उत्साह दे रही है कि आज आप तेजी के साथ शुरुआत करें? मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड मार्केट की सिचुएशन है उस हिसाब से मैं निफ्टी को ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नहीं देखूंगा। मेरे लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 18,900 और 19,000 का एक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए। हालांकि मैं सपोर्ट के पास जरूर से निफ्टी को एक बाय करना चाहूंगा, जो भी 18,700 और 18,650 के आसपास रुका हुआ है सपोर्ट। तो ये मेरे निफ्टी के लेवल रहेंगे अभिषेक। तो चलिए, ये पोजीशन होल्ड की 19,000 के टारगेट्स आप पर नजर है केवल की। लेकिन कुणाल, किस तरह से सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि एक दिन का ब्रीदर या कह सकते हैं एक दिन का रेस्ट लेने के बाद कल तो बाजार में हमने फर्स्ट हाफ से ही एक्शन देखा और वो एक्शन जो है सेकंड हाफ तक भी जारी रहा। काफी मजबूती थी कल बाजार में। सोमवार के सेशन से मंगलवार की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आई। अब क्या आपको लगता है उच्चतम स्तर की तरफ ही बढ़ा जाएगा? क्या स्ट्रैटेजी होगी आज के लिए? वेल, स्ट्रेटेजी की बात करें तो जो मोमेंटम अभी मुझे देखने को मिल रही है पॉजिटिव साइड की है ना। वो यहाँ पे पिछले 4 दिन की अगर मानसिक बात करें तो लगातार हमें एक हाईली वॉलेटाइल मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिली है। फ्राइडे को वो एक हाईली डाउनसाइड की मोमेंटम, फ्राइडे को अच्छी खासी रिकवरी, देन मंडे एंड ट्यूसडे सेम पैटर्न देखने को मिला है ना। यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो निफ्टी में मुझे देखने को मिली है मानसिक, वो ये है कि निफ्टी लगातार 18,650, अगर मैं स्पॉट निफ्टी की बात करूँ 18,650, 18,670 के एसएल के साथ काफी अच्छा सपोर्ट करके ट्रेड कर रही है। तो जो व्यू बन रहा है मेरा वो ऊपर की तरफ का ही बन रहा है। ऊपर के लेवल की बात करूँ तो पहला लेवल जो है वो है 18,990, यानी कि ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर सकती है। और जैसे ही वो क्रॉस होगी ऊपर में 19,300 तक के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो आज की रणनीति की हम बात करें तो अगर कोई भी गिरावट आती है, ऐसे लग नहीं रहा गिरावट आएगी, लेकिन अगर गिरावट आती है और गिरावट में अगर हमें नीचे में 18,780 के लेवल पे अगर निफ्टी मिलती है तो वहां पे हम बाय करके चलेंगे। नीचे में 18,700 के एसएल के साथ लाइकली चांसेस है ऊपर में अच्छे खासे लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। 19,300 तक के भी लेवल मुझे फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो निफ्टी अगर गिरावट पर शुरुआत होती है और थोड़ा नीचे आता है तो आपके लिए एंट्री का बढ़िया मौका होगा। और यहाँ से 19,300 तक की यानी कि रिकॉर्ड हाइस को न सिर्फ निफ्टी पार करेगा बल्कि उसके बाद भी ठीक ठाक तेजी दिखाएगा। लेकिन क्या वायदा बाजार के संकेत भी सकारात्मक है बाजार के लिए? किस तरह के डेटा फॉर्म हुए हैं कल के सत्र में, ये बताने के लिए डिम्पी के पास हम चलेंगे। डिम्पी, बताइए
FII-DI का तो बिल्कुल एक कह सकते हैं कि बैलेंस हो गया मामला। बाकी संकेत कैसे हैं FNO से? देखिए, कल आप दो हिस्सों में बाजार को देख रहे थे। फर्स्ट हाफ आपको ये बता रहा था कि आप चल नहीं पा रहे हैं, आप रुक रहे हैं, लेकिन सेकंड हाफ बता रहा था कि आप रुक ही नहीं पा रहे हैं और आपको इतनी जल्दी थी कि हो सकता है कल ही आप ऑल टाइम हाई लगा लेते अगर 20-25 मिनट मार्केट और खुल जाता तो। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो SGX निफ्टी के हिसाब से भले आपको 20 पॉइंट नीचे दिख रहा हो, लेकिन एक कन्विक्शन लॉस करने का समय नहीं है। ये तो उल्टा एंट्री करने के लिए आपके लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। हालांकि जो लोग नए आ रहे हैं उनको अपना रिस्क रिवॉर्ड ज़रूर चेक करके आना चाहिए। पुराने लोगों के लिए ज़्यादा फ्लेक्सी और ज़्यादा बेहतर ट्रेड है इस समय मार्केट के अंदर। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझने में और जानने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। पहले आते हैं निफ्टी पर। कल निफ्टी के अंदर हुआ क्या? कल देखिए, कल -2% का ओपन इंटरेस्ट घटा। इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग हुई है। बाजार में शॉर्ट्स कर कौन रहा था? वो IT में शॉर्ट हो रहे थे। थोड़ा बहुत आपको ऑटो के अंदर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी। कल अगर आप सेक्टोरल चर्निंग देखोगे ना, तो IT और बैंक दोनों बड़े कंपोनेंट वो आपके साथ थे। रिलायंस हल्का फुल्का वीक हो रहा था, लेकिन क्लोज में आते आते वो भी जुड़ गया। तो तीन कॉम्बिनेशन ने शॉर्ट कवरिंग अच्छी करवाई और ये शॉर्ट कवरिंग मार्केट को आपके ऑल टाइम हाई के दहलीज पे लेके आके खड़ी हो गई है। क्या प्रीमियम्स कम हुए हैं? थोड़ा कम हुआ है, बट इतना भी कम नहीं हुआ कि प्रीमियम्स गुम ही हो गए। 50 पॉइंट का प्रीमियम है। इच्छा शक्ति है ऑल टाइम हाई लगाने की, दिखाने की, बताने की। इसलिए आपको अगर मौका मिलता है तो एक बार आप आज किसी भी डिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज, जिनके पास पोजिशनल ट्रेड है निफ्टी का, अगली जो प्लेट आती है ना उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट्स लिखे होते हैं। जिनके पास पोजिशनल ट्रेड है निफ्टी का, वो 18,600-500 वाली रेंज का पक्के वाला एक स्टॉप लॉस लगा के रखें और उसके बाद उनका ऑल टाइम हाई और फिर बाद में 900 तक के टारगेट, 19,000 तक के टारगेट में मिल जाएंगे। ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिख दिए। आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में करीब 1% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। काफी दिनों के बाद कल बैंक निफ्टी में खरीदारी हुई है। इसलिए मैं आज डंके की चोट पे बात कह सकता हूं कि आज निफ्टी के बजाय आप बैंक निफ्टी को देखना। अगर बैंक निफ्टी शुरुआत में स्पीड पकड़ ले तो आज फर्स्ट हाफ में ही आप ऑल टाइम हाई लगा देंगे। सेकंड हाफ की भी वेट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बैंक ही हैं जो बाजार को भी रोक रहे थे और कल बैंक के अंदर काफी दिनों बाद पहली बार ताजा खरीदारी आती हुई दिखी। हालांकि ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक मीनिंग बैंक निफ्टी ने देने की कोशिश की है। ये 44,000 के जैसे करीब पहुंचेगा, आपका ऑल टाइम हाई लगने को तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा आज बैंक निफ्टी को देख के ट्रेड कीजिएगा। 120 पॉइंट का प्रीमियम भी इसके अंदर है, जो कि इच्छा शक्ति बताता है। रही बात पुट कॉल रेशियो की, 1 के आसपास है। बुल्स ग्रिप ठीक है। विक्स कहीं कुछ आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, 11 की रेंज में है। FIs का जो पूरा प्लेट हम आपके स्क्रीन पर लेके आएंगे, उसमें आप देखेंगे 26,000 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बिकवाली हुई है और कैश के अंदर बिकवाली हुई है। अमूमन इसका नुकसान क्या होता है कि जब कैश के अंदर माल बेचा जाए और ऑप्शंस के अंदर माल बेचा जाता है ना, तो बाजार के रेजिस्टेंसेस पक्के होते हैं। ये कई बार हम आपको बता चुके हैं। लेकिन कल क्योंकि ब्लॉक डील का दिवस था, कल ब्लॉक डील्स बहुत लगी हैं, इसलिए मैं इस डाटा को प्योर डाटा ना मानते हुए थोड़ी छूट दे सकता हूं कि कल की रिकवरी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है बजाय 26,000 करोड़ के माइनस नंबर की। और आप कैश के जो नंबर अभी आप माइनस देख पा रहे थे, कल फ्यूचर्स में FIs ने थोड़ा बहुत फ्यूचर्स खरीदा है, रिटेल ने भी थोड़ा बहुत फ्यूचर्स खरीदा है। दोनों की जो लॉन्ग होल्डिंग है वो जस की तस है, कोई खास बड़ा चेंज नहीं है। 50% से ज्यादा की FIs होल्डिंग है और 49-50% के आसपास की रिटेल की होल्डिंग है। कल हमने आपको एक पॉइंट और नोटिस करवाया था कि जो कॉल्स है वो एग्रेसिवली शॉर्ट हुई थी परसों के सेशन में, लेकिन कल पुटों को बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है कल रिकवरी के अंदर। तो जब पुटे टूटेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और आज आपका कॉन्फिडेंस हाई वो थोड़ा कमाल कर सकता है। लेकिन पहले बैंक निफ्टी को वॉच करना, पहले 2-5 मिनट देखना, फिर सौदे को पंच करना, ये ज्यादा समझदारी होगी। और जो नए वाले आ रहे हैं, कृपा करके अपना रिस्क रिवॉर्ड जरूर चेक करके आए। पुराने वालों की बात अलग है। बिल्कुल, FNO की पोजीशनिंग तो विस्तार से डिम्पी ने हमें बताई ही, लेकिन आपको बता दें ET Now स्वदेश पर आज दिन भर धन योग आपको मिलेगा। धन योग माने हम सारे के सारे स्टॉक्स, चाहे टेक्निकल हो या फंडामेंटल एनालिसिस कर आपके सामने रखेंगे। और ET Now स्वदेश का एकमात्र लक्ष्य ये है कि हमें देखने वाले हमारे दर्शकों का फायदा होना चाहिए। तो चलिए करते हैं धन योग की शुरुआत। और डिम्पी आप बताइए, 2 शेयर्स और हमें याद है, इनफैक्ट इस सेगमेंट में जो शेयर्स लगातार हम बता भी रहे हैं, हमने दीपक नाइट्राइट का भी जिक्र किया था, PVR आइनॉक्स पर शॉर्ट कॉल दी थी और सारी की सारी सही साबित होती दिखी हैं। आज के लिए कौन से 2 शेयर्स है, बताइए डिम्पी।
देखिए, आज के लिए भी हमने 2 शेयर निकाले हैं और दोनों लॉन्ग के निकाले हैं, लेकिन एक थोड़ा मैं कंडीशन के साथ बताऊंगा। एक को तो आप देख सकते हैं आराम से, वो पहला आराम से देखने वाला शेयर है, वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। काफ़ी दिनों के बाद जो बैटरी वाली कंपनीज हैं उनके अंदर पोजीशनिंग थोड़ी ठीक बनती हुई दिख रही है। कल एक्साइड के अंदर फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। ये रिकवरी का पार्ट नहीं है, आप इसको रिकवरी से ना जोड़ें, बल्कि जिस समय बाजार कमज़ोर भी था उस समय भी एक्साइड टूट नहीं रहा था। एक तो इसकी कोर स्ट्रेंथ थी, दूसरा ये ऑटो एंसिलरीज है, अभी ऑटो वीक नहीं हुआ है और ऑटो एंसिलरीज का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 50 दिन और 200 दिनों के एवरेज के ऊपर है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक रेंज का ट्रेड बना हुआ था जिसको हम 205 का ब्रेकआउट कहते हैं। 205 के लेवल के बाद का इसका ब्रेकआउट है, 220 तक पहुंचा हुआ शेयर है, यानी कि कंफर्मेशन ऑफ अ ब्रेकआउट्स है। ये थोड़ा और ड्रैग होगा, थोड़ा और चलेगा। फिर हमने इसके प्रीमियम्स चेक किए कि अगले अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में कितने हैं, तो सभी में प्रीमियम्स अवेलेबल थे। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा पोजिशनल भी होगा, आप इसको देख के वैसे रख सकते हैं। दूसरा शेयर है टाटा केमिकल। ये मैं इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करूंगा, जिनको थोड़ा रिस्क लेने की आदत है ये उनके लिए फिट शेयर है, लेकिन जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत ही कम है वायदा के अंदर, कृपा करके वो शेयर को अभी ना देखें। अभी ये पका हुआ आम नहीं है, अभी तो सिर्फ डाल पे है, अभी थोड़ा और पक जाए तो फिर खाने लायक होगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसको थोड़ा पहले लेते हैं तो सस्ते में आपको मिल जाएगा। वो शेयर का नाम है टाटा केमिकल, आप इस पे ध्यान रखिएगा। शॉर्ट कवरिंग हुई है कल इसके अंदर और ये फिर से 1000 की दहलीज पे आके खड़ा हो गया है। ये वही लेवल्स है जहां से बार बार फिसलता है और खबर के साथ फिसलता है। 3 बार खबर आ चुकी है सोडा ऐश की कि इन्होंने दाम घटाए हैं। इस बार एक खबर लाने की गलती नहीं करेंगे, इसलिए शायद इसको 1000 के ऊपर जाने का रास्ता खुल जाएगा, जो कल शॉर्ट कवरिंग हुई है। ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, हुआ नहीं है, मैं थोड़ा प्रीमेच्योर इसको देख के बोल रहा हूं। और दूसरा, इसने 50 दिनों को पार किया है, 200 दिनों को पार करने का अटेम्प्ट लेगा। एक टाइट रेंज के अंदर है, स्टॉप लॉस और टारगेट अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के एक बात दे सकते हैं। थोड़ा रिस्क इसके अंदर ज्यादा है, लेकिन एक्साइड अच्छा खासा शेयर है अगर आप उसमें पोजीशन लेना चाहते हैं तो एक्साइड और टाटा केमिकल ये वो शेयर जहां पर एफएनओ में पोजीशंस बन रही है, वहां पर खरीदारी हो रही है। और डिम्पे ने उसके पीछे क्या क्या ट्रिगर्स हैं, कौन कौन से अहम लेवल्स हैं, ये भी आपको बता दिए सारी चीजें। लेकिन आज आपको क्या खरीदना है, अब ये जानेंगे और चलेंगे अपने दोनों एक्सपर्ट्स के पास। केवल शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, आज बताइए कहां पर ट्रेड करना है, कहां पर मौके मिलेंगे और आपके शेयर कौन से हैं आज? अभिषेक, मैं यूजुअली आज के ट्रेड तो देता ही हूँ, लेकिन मेरे जो ट्रेड रहते हैं थोड़ा सा पोजिशनली भी रहते हैं। तो जैसे लास्ट टाइम मैं फरवरी मार्च में अपने पैनल पे था, तब जो हमने ट्रेड्स लिए थे ऑलमोस्ट सबके टारगेट अचीव हो गए हैं। तो जो भी होल्ड कर रहा है काइंडली आपका प्रॉफिट बुक करिए। आज के लिए मेरे पास 3 स्टॉक्स है। पहला है GAEL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, CMP है 251। आप 230 का स्टॉप लॉस लेके चलिए, 6 से 8 महीने के लिए आपको टारगेट मिलेगा 274, 274 एंड 294। दूसरा मेरा स्टॉक है स्पार्क, SPARC। ये सन फार्मा का ही एक पार्ट है। इसका CMP है 201 रुपए। आप 180 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट रखिए 223, 250 रुपए तक का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो रैली इसमें आएगी स्पार्क में 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर, तो ये अगले 3 से 4 महीने तक अपने टारगेट अचीव होने चाहिए। और मेरा आखिरी जो सौदा है वो है तत्व। तत्व का CMP चल रहा है 1830। स्टॉप लॉस लगाइए 1740 रुपए का। बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं है, अराउंड 70 रुपीज का स्टॉप लॉस है। सामने आप टारगेट लगाइए 1920 एंड 2000 रुपीज का। तो ये 3 स्टॉक्स है, जिसमें से आगे के जो 2 है वो शॉर्ट टर्म होल्ड करने के लिए है, 4 से 6 महीने के लिए। चलिए, 3 सेगमेंट्स लिए हैं केवल ने। एक तो स्पेशलिटी केमिकल्स, तत्व चिंतन फार्मा, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल स्पेस स्पार्क का लगातार फार्मा स्पेस अब चल भी रहा है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे अगर देखें गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट पर भी खरीदारी की रहा है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पर आपको इन स्टॉक्स को रखना है। पहले 2 शेयर्स यानी कि स्पार्क और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, मॉनसून फैक्टर है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर नजर होनी ही चाहिए, और इस सेगमेंट से जुड़ा हुआ और इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल और फार्मा से जुड़े हुए शेयर्स। कुणाल, आप बताइए आपकी तरफ से आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, ट्रेडिंग आइडियाज क्या खरीदारी के ही आज? यस, दोनों स्टॉक खरीदारी के ही है। सबसे पहला जो स्टॉक है मिधानी, यानी कि मिश्र धातु, एंड रिसेंट डेज में काफी अच्छी मोमेंटम हमें स्टॉक्स में देखने को मिली है।
एंड जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है कि फर्दर अपसाइड की मोमेंटम भी स्टॉक में हमें देखने को मिले। 298 के अराउंड का क्लोजिंग है, 298.65 के अराउंड का बाय करने की सलाह रहेगी। 287 287 के एसएल के साथ टारगेट की बात करें तो 323 का पहला टारगेट है, वो जैसे ही ब्रेक होता है 335 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ना दूसरा जो स्टॉक है वो आईटीडी सीमेंट है, जिस हिसाब से अभी फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है, फ्लैट फॉर्मेशन ब्रेकआउट है एंड स्टॉक अभी देखने जाए तो 52 वीक हाई पे है। 170.10 के अराउंड का क्लोजिंग है, बाय करके चलने की सलाह है। 165 के एसएल के साथ 176 का पहला टारगेट है, वो जैसे ही ब्रेक होता है 182 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मीगानी और आईटीडी सीमेंट दोनों यहाँ से बाय करके चलने की सलाह बनेगी। ओके, डिफेंस, एरोस्पेस एंड डिफेंस स्पेस से मिधानी, इसमें खरीदारी, ये स्पेस भी काफी मजबूती दिखा रहा है। इसमें छोटी मझोली कंपनियां हो या फिर सेक्टोरल लीडर्स हो, ये भी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। इसके अलावा सिविल कंस्ट्रक्शन स्पेस से आईटीडी सीमेंटेशन। 4 कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, 5 इनफैक्ट, और 5 की 5 खरीदारी की कॉल्स। आगे बढ़ते हैं, त्रिमूर्ति सेगमेंट का रुख करते हैं। 3 शेयर्स जो कि खबरों के दम पर आज एक्शन में रह सकते हैं। हर रोज की ही तरह शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं त्रिमूर्ति सेगमेंट लेकर। गुड मॉर्निंग शरद, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है फोकस में रहेगा सोम डिस्टिलरीज, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। कंपनी की जो उड़ीसा की मार्केट शेयर है वो बढ़ चुकी है 18.4%। अब जो मई 2023 में जो आंकड़ा था वो लगभग 14.7% था। अब जो है ये स्टेट का दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका है आपके मार्केट शेयर को लेके। तो सोम डिस्टिलरीज में पॉजिटिव रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है जीआर इंफ्रा। यहाँ पे 750 करोड़ का जो है उनको ऑर्डर जो है मिला है एक मल्टी मॉडल पार्क का इंदौर में, और इसके अलावा 1000 करोड़ के ऊपर का एक हैम प्रोजेक्ट भी उन्हें मिला है एनएचएआई के द्वारा। इसके अलावा तीसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा डील स्पेसिफिक, और बहुत अहम डील्स कल हुए थे। अब यहाँ पे बायर्स कौन है ये इंपॉर्टेंट रहता है। एचडीएफसी एएमसी में मॉर्गन स्टैनली, वैनगार्ड, एबीएसएल म्यूचुअल फंड ने एंट्री ली। इसके अलावा टिमकेन इंडिया में देखा जाए तो कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का बाइंग देखने मिला। और इसके अलावा बहुत सारे नेम मेडिकल स्पेस में जो फोकस में रहेंगे। थायरोकेयर में आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड ने ली स्टेक लगभग 4% का, और वहीं पर अगर दूसरे साइड देखें आपके किम्स यानी कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पे भी जो है अच्छी बाइंग देखने मिली है। एसबीआई म्यूचुअल फंड से लगभग 5% स्टेक वो भी खरीदे हैं। तो आप देख सकते हैं बड़े डील्स देखने मिल रहे हैं फार्मा स्पेस में। और आखिरी में स्मॉल कैप स्पेस जो रिसेंटली लिस्टेड थी आर्केन केमिकल, वहाँ पे भी जो है सोसाइटी जनरल ने जो है ऑलमोस्ट 0.52% स्टेक की एक्विजिशन की है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सारी खबरों में से ये छांट के कि हाँ ये 4-5 शेयर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम त्रिमूर्ति शेयर्स के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जरा जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जिसको ऑर्डर मिला है, एक खबर वो चला के रखिएगा और उस पर जरा पता करते हैं। ये एक डाउनवर्ड चैनल से ब्रेकआउट कैंडिडेट बना है और इसने 200 दिनों के एवरेज को भी पार किया है। एक बार कुणाल जी आप इसको चेक करके बताएंगे कि अब इसको प्लस करने का वक्त आ गया है। छोटा स्टॉप लॉस और टारगेट भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं आप। वेल, अगर मैं पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूं, जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 1265 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है जीआर इंफ्रा। एंड लगातार पिछले कई दिनों से स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम में ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन डिम्पी जी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि साइडवेज मोमेंटम में जरूर है, लेकिन ये स्टॉक एक लंबी तेजी के लिए रेडी हो रहा है। ये स्टॉक फिलहाल एक फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है और फ्लैग फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट आ रहा है वो 1306 के अराउंड है। ओके ना, अगर ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है स्टॉक में हमें एक ऊपर में 1500 तक की मोमेंटम भी स्टॉक में दिखा सकता है। लेकिन प्रेजेंट लेवल पे क्या करना चाहिए डिम्पी जी, अगर उसकी बात करूँ तो अगर यहाँ से पोजीशन है तो होल्ड करके चलना चाहिए। नई पोजीशन बनानी है तो नई पोजीशन हम यहाँ से बना के चल सकते हैं। 1230 के एसएल के साथ टारगेट की बात करें तो टारगेट में ऊपर में 1300 का ही टारगेट आएगा। 1300 जैसे ही क्रॉस करता है एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक दिखा सकता है। अब केवल जरा आप राय दीजिए एचडीएफसी एएमसी के बारे में, क्योंकि तमाम ऐसी डील्स होती हुई दिखी हैं और उसके बारे में भी शरद ने पूरी जानकारी दी है। एचडीएफसी एएमसी कल हमने देखा था कि बहुत ही शानदार तेज़ी थी। अवरदीन ने जो उनकी 10.5% के आसपास की जो हिस्सा था वो पूरा बेच दिया और खरीदारों का नाम आ गए हैं। मॉर्गन स्टैनली, वैनगार्ड इन्होंने खरीदे हैं और आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड इन्होंने भी स्टेक लिया है कंपनी में। एचडीएफसी एएमसी कल की तेज़ी के बाद कल आप देखिए 11% ऊपर ये शेयर बंद हुआ है और जो तेज़ी थी शुरुआती उसको सस्टेन न सिर्फ किया बल्कि उसके बाद और भी तेज़ी दिखाई, जिससे बाजार ऊपर गया। 2100 रुपये के ऊपर के भाव हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो तेज़ी कल बनी है ये भी आगे और भी जारी रहेगी? बिल्कुल अभिषेक,
जिस हिसाब से वीकली चार्ट पे आरएसआई में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इस चार्ट ने ऑलरेडी शो कर दिया था, तो ये मेरी नज़र में एक्चुअली अप्रैल महीने में ही आ चुका था। और 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर, मतलब कल जो एक गैप अप के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये तेजी जारी डेफिनेटली रहनी चाहिए। मेरे लिए जो आगे का लेवल रहेगा वो 2485 2480 के ऊपर और 2699 मतलब 2700 के आसपास, ये दो लेवल रहेंगे जहां पे मैं इस स्टॉक को आगे देखना चाहूंगा। इसके लिए जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो बिल्कुल जो कल का कैंडल का लो है, इसका मतलब है 1885 1885 के स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई नया भी एंट्री लेना चाहता है तो डेफिनेटली ले। टारगेट फिर से रिपीट कर रहा हूँ 2485 एंड 2695। अभिषेक। बिल्कुल। चलिए, तो HDFC AMC पर टारगेट्स आपको मिल रहे हैं, खरीदारी के लेवल्स यहाँ से भी स्तर ऊपर जाते दिख सकते। कल हमने देखा तो ऑलमोस्ट 11% के अप मूव्स स्टॉक में नजर आए। लेकिन ऑटोमोबाइल स्पेस से कुणाल, टाटा मोटर्स के चार्ट्स को पुल अप कीजिए। कल हमने देखा करीब 3-3.5% की मजबूती देखने को मिली। वैसे इनके ट्रक बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर काफी सारे कमेंट्स आते हुए दिखे। ऑफकोर्स कंपनी को M&M से एक बड़ी कॉम्पिटिशन मिल रही है। बावजूद इसके अगर आप फैक्टर्स को देखेंगे, JLR टर्न अराउंड स्टोरी, PV और EV में लीडरशिप, CV लीडरशिप, और इसके अलावा भी अगर आप देखें ब्रोकरेजेस भी लगातार टाटा मोटर्स पर अपना पॉजिटिव स्टांस बता रहे हैं। कुछ ब्रोकरेजेस का माने तो 630 650 तक के टारगेट्स भी देखे जा रहे हैं। कल की इस तेजी के बाद टाटा मोटर्स के चार्ट्स के यहां से और पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। काफी अच्छी तेजी हमें टाटा मोटर्स में देखने को मिली है एंड थैंक्स टू इट्स लैंड रोवर जेगुआर बिजनेस एंड कमर्शियल व्हीकल, जिस हिसाब से मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिली है। अगर मैं डेली चार्ट की बात करूँ तो डेली चार्ट पे ऑलरेडी फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है 577 के अराउंड। अगर आज के दिन में अगर 577 आता है तो मैं कहूँगा कि वहां पे हमें बाय करके ही चलना चाहिए 555 के एसएल के साथ। ठीक है, नाउ टारगेट की बात कर लेते हैं। टारगेट की बात करें तो ऊपर में जो पहला टारगेट आएगा 613 का है। नाउ 613 जैसे ही ब्रेक होता है ऊपर में मुझे 650 एंड 650 के बाद ये स्टॉक में मुझे तकरीबन जो दूसरा टारगेट देखने को मिल रहा है वो 720 का है। यानी कि काफी अच्छे मोमेंटम यहाँ पर टाटा मोटर्स आने वाले दिनों में टेक्निकल के बेस पे हमें दिखा सकता है। व्यू बाय करके चलने का है, जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है वो होल्ड करके चल सकते हैं। एक और शेयर के बारे में जिक्र हो रहा था, वो है सोम डिस्टिलरीज, जिसने उड़ीसा के अंदर अब मार्केट शेयर 18% से ज़्यादा गेन कर लिया है। अगर आप उस शेयर को देखेंगे तो शेयर काफ़ी अच्छे से चला है। मैं बोलूँगा सिर्फ इसी साल के अंदर ही वो डबल हो गया। 2023 का जनवरी में जहाँ उसकी कीमत सिर्फ 120 रुपये थी, आज जून होते होते इसकी कीमत 260 रुपये हो चुकी है। ये 52 हफ्तों यानी कि एक साल का रिटर्न 300% का है। जितना भाव दिख रहा है उतना ही चला है ये। अभी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वर्टिकल राइज हुआ है। जो लोग पीछे छूट गए वो क्या करें, केवल आपसे पता करना है। जिनके पास है उनकी तो दिवाली चल रही है, जिनके पास नहीं है, पीछे छूट गए, वो भूल जाएं या वेट करें या यहीं ले लें। सर, हम जो योगा की बात कर रहे थे, योगा की प्रैक्टिस के लिए बहुत आपको पेशेंस चाहिए। तो ये स्टॉक जिसने भी होल्ड किया होगा 2016, 17, 18, 19, 20, 22, सर मैं बोल रहा हूँ उनके पेशेंस को अब जाके पे ऑफ मिला है। तो डेफिनेटली वो लोगों ने अपना कहीं पे कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा या करेंगे। और वैसे भी लास्ट स्विंग के 161 के लेवल के ऊपर है, जो फिबोनाची लेवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। मेरे हिसाब से सर ये डेफिनेटली थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं एंट्री का। मैं जो लेवल देख रहा हूँ वो 180 या 200 के आसपास का लेवल है, जहां पे मैं एंट्री करूंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 150 और फिर मैं ऊपर के लेवल को ट्रेड करना चाहूंगा। अभी जो तेजी है उसमें कूद के हाथ जलाने जैसा नहीं है, मुश्किल है सर। ठीक है, सोम डिस्टिलरी, इटिनो सुदेश ने आपको पहले भी शेयर के बारे में बताया था खास शो में। लेकिन एक और ब्लॉक डील पर आज कुणाल नजर रहेगी, वो है श्रीराम फाइनेंस की। क्योंकि खबर आई है कि पिरामल एंटरप्राइजेज, जिनकी कि 8.25% के आसपास की हिस्सेदारी है, वो पूरी की पूरी अपनी स्टेक ऑफलोड करेंगे ब्लॉक डील में और तकरीबन 4,600 करोड़ रुपए में ये डील होती हुई दिखेगी। हम 2 दिन से लगातार तेजी दिख रहे हैं, क्योंकि मंडे को TPG ने अपना स्टेक बेचा था, एपेक्स पार्टनर्स ने भी इस साल अपना स्टेक बेचा है। तो जो सप्लाई का जो ओवरहैंग था अब वो धीरे धीरे अब खत्म हो गया है और इसके चलते हम स्टॉक में तेजी देख भी रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या रणनीति होनी चाहिए श्रीराम फाइनेंस में, और इसके साथ साथ जरा पिरामल एंटरप्राइजेस पर भी आप व्यू दीजिएगा।
वेल श्रीराम फाइनेंस की बात करें, काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है। इवन वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिला है ना। उसके बेस पे ऊपर के लेवल की बात करूँ तो 1700 तक के लेवल है जो हमें श्रीराम फाइनेंस दिखा सकता है, और 1700 का लेवल जैसे ही क्रॉस होता है, आई थिंक एक कहावत होगी जो परफेक्ट ये स्टॉक के लिए होगी, स्काई हैज नो लिमिट। क्योंकि 1700 जैसे ही क्रॉस करता है, कहीं ना कहीं एक काफी अच्छी लंबी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पे ये स्टॉक 2000 के ऊपर तक की भी मोमेंटम दिखा सकता है। सो व्यू उनके लिए बनेगा जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, क्योंकि प्रेजेंट लेवल पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मेंटेन नहीं होगा। सो जो खरीदारी करके रखा है उन्होंने, वेट कीजिए, 1700 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। 1700 के बाद काफी अच्छी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और पीरामल एंटरप्राइज की बात करूं तो कल के दिन में काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल गई है। जो ब्रेकआउट लेवल था 813, उसके ऊपर स्टॉक ने अपना जो क्लोजिंग वो दिखाया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी गिरावट आती है अगेंस्ट स्टॉक में 820 तक के लेवल की, तो मैं बोलूंगा कि वहां पे खरीदारी करके ही चलना चाहिए। ऊपर में 900 तक के लेवल फिलहाल देखने को मिल सकते हैं, और 900 जैसे ही क्रॉस होता है 1140 तक के भी लेवल है जो पीरामल एंटरप्राइज हमें दिखा सकता है। तो व्यू यहाँ पे पीरामल एंटरप्राइज का भी पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रहा है। टोटली दोनों ही स्टॉक्स जो हैं खबरों के दम पर एक्शन में, श्रीराम फाइनेंस और पिरामल एंटरप्राइजेस की अगर बात करें, और दोनों स्टॉक्स में हमने बढ़िया आप मूव्स देखे थे। पिरामल एंटरप्राइजेस ऑलमोस्ट 6% की तेजी, और श्रीराम फाइनेंस तो हम देख ही रहे हैं कुछ सेशन से काफी अच्छी तेजी, और ये जो सेगमेंट है ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और सेगमेंट में वन ऑफ द लीडर्स या कह सकते हैं कि लीडिंग स्टॉक जो है वो श्रीराम फाइनेंस साबित होता हुआ। लेकिन चलिए, इस बीच स्टूडियोज में हमारे साथ कुणाल बोथरा भी जुड़ गए हैं। कुणाल, मार्केट तो हेल्दी योगा करा रहा है, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू यू। पहले तो आप अपनी फिटनेस को लेकर कुछ हमें बताइए, उसके बाद मार्केट की फिटनेस पर बात कीजिए। फिटनेस को लेकर नहीं बात करें तो अच्छा ही है। नो योगा फॉर यू? नो योगा। यू शुड स्टार्ट योगा। आई थिंक आई विल स्टार्ट ऑफ, होपफुली टुडे इज द डे। यस, ऑनेस्ट कन्फेशन है, ऑनेस्ट कन्फेशन है। इस ऑनेस्टी की दाद देनी होगी। आपकी आवाज में मुझे सर्दी भी नजर आ रही है आज तो। हाँ, 2 दिन से थोड़ा सा हेवी है वॉइस। चेंज इन वेदर करंट। चेंज इन वेदर। ओके, चलिए मार्केट की वेटिंग फॉर रेन फाइनली। आई नो या। होपफुली। मुंबई की बारिश का तो ऐसा है कि होपफुली वेटिंग फॉर रेन होता है, और फिर 1 महीने बाद लगता है कि अब ये कब जाएगा। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट्स। कल काफी अच्छी मजबूती हमने देखी, अच्छी रिकवरी साइंस भी थे। सोमवार को अगर याद करेंगे तो काफी बिकवाली थी, उसके बाद ट्यूसडे सेशन में मजबूती आई। आज के लिए सेशन कैसा लगेगा, किस तरह के सेंटिमेंट्स आप डेवलप होते देख रहे हैं, और स्टॉक्स कौन से फिर आपके रेडार? तो मानसी, मेरा ऐसा मानना है कि हम एक बहुत ही स्ट्रांग बुल मार्केट या अप ट्रेंड में है। काफ़ी सारे इंडिकेटर्स, क्रॉसओवर्स, जो मार्केट ब्रेथ हम देखते हैं, असेस करते हैं, सेक्टर वाइज स्ट्रेंथ देखते हैं, ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि हम एक स्ट्रांग बुल मार्केट में हैं। अब हर बुल मार्केट में एक फेज होता है जहाँ पे करेक्शन आता है, थोड़ी सी चॉपीनेस हो जाती है, सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, उसके बाद में मार्केट अंडर परफॉर्म करता है। तो काफ़ी लोग पेशेंस रखते नहीं है, बिकॉज उन्होंने 2020-21 में एक बहुत फिरोशियस रैली देखी है। तो उस लिहाज से बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट 1 वीक 10 डेज में स्टॉक हमें 5-10% रिटर्न दे देगा, बट वो पेशेंस टेस्ट करता है, और वही रिटर्न्स वो हमें करीबन 1 to 2 मंथ्स में देता है। तो यहाँ पे जो जोन है मार्केट्स का, वो पेशेंस टेस्टिंग जोन है। बार बार मार्केट एक 2 या 3 दिन का एक माइल्ड करेक्शन देता है, ये टेस्ट करने के लिए कि जो सेंटिमेंट है वो अभी भी इंटैक्ट है कि नहीं, और पेशेंस कितना है ट्रेडर्स में। तो मेरा ऐसा मानना है कि व्यू एक्सट्रीमली स्ट्रांग बुलिश होना चाहिए इंडेक्स पे। अगर 200-300 पॉइंट की करेक्शंस आती भी है, जैसे हमने लास्ट 2 दिन पहले भी देखा था, और आई थिंक 2 वीक पहले भी देखा था हमने, तो ये सारी डेटा पॉइंट्स है जहाँ पे हमें एक्चुअली बाय ऑन डिप्स करना चाहिए रादर देन पोर्टफोलियो को लाइट करना चाहिए। मेरा व्यू अभी भी रहेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बहुत अग्रेसिव मोमेंटम हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। 18,400-450 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मेजर सपोर्ट है, तो जब तक हम उसके ऊपर है, शॉर्ट टर्म व्यू एक्सट्रीमली बुलिश रहेगा इंडेक्स पे। ठीक है, तो बड़े करेक्शंस नहीं आएंगी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कुणाल जो कि इंतजार करते ही रह गए, कोई बड़ा करेक्शन आए, कैश लेके बैठने की, डिप्लॉय करें, लेकिन वो मौका मिला नहीं, और अब तुम रिकॉर्ड हाइस के आसपास आ ही गए हैं। वो कैसा होता है, 18,800 के आसपास ना बहुत व्यू बुलिश हो गया था। अब 2 दिन की करेक्शन के बाद में थोड़े से 10% लोग वापस बेरिश कैंप में आ गए, या साइडवेज, या आउट ऑफ द, शायद आज फिर से रिवर्स हो जाए। वो बहुत अच्छा होता है मार्केट के लिए। जितनी ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है, जब एक रेजिस्टेंस को हम क्रॉस करने जाते हैं, उतना ही ज्यादा रिक्वायर्ड होता है नेगेटिविटी, बिकॉज हम उसे क्रॉस कर जाएंगे और उसको स्केल पास करके सस्टेन भी कर लेंगे। अब तो 19,000 के ऊपर के तो टारगेट आ भी गया, हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ ही दे रहे हैं हमें। आप बताइए स्टॉक्स कहाँ पर आज आप सलाह देंगे ट्रेड करने की? तो अगेन मोमेंटम स्टॉक्स पे ज्यादा बेट
करना चाहिए करंट लेवल्स पे, तो मैं 2 स्टॉक्स यहाँ पे रेकमेंड करूंगा। पिरामल एंटरप्राइज जो स्टॉक हालांकि न्यूज़ में भी है, बट मैंने इसको लास्ट वीक भी रेकमेंड किया था करीबन 775 के आसपास। 31 रुपीज़ का डिविडेंड भी स्टॉक में आ चुका है, तो नेट प्राइस कुछ 860 के आसपास चल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि करंट लेवल से भी स्टॉक 900 के लेवल्स को क्रॉस कर सकता है, तो इसमें मैं बुलिश कॉल सजेस्ट करूंगा। करंट लेवल्स पे 800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं इस पे। और BHEL एक ऐसा स्टॉक है जो मेरा मानना है कि बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है इस बार। होपफुली आफ्टर शायद 3 या 4 इयर्स के बाद में ये स्टॉक 100 के लेवल्स को भी क्रॉस करना चाहिए, तो मैं एक्सट्रीमली बुलिश रहूँगा। BHEL पे भी 100 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे पोजिशनल, और स्टॉप लॉस 80 का। ठीक है, BHEL 100 रुपए का टारगेट से कल भी हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स ने इसको खरीदने की सलाह दी है और टारगेट भी सेम ही रखा है, और आज बस इस पर कुणाल का भी कन्विक्शन है। लेकिन बाजार पर और हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेज की नज़र कहाँ पर है, कहाँ पर बाय कॉल है, कहाँ पर सेल कॉल है, रडार पर क्या है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी अंश जुड़ गए हैं। अंश, बताइए क्या है आपकी लिस्ट में आज? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनोपुरम फिनांस से। तो रिपोर्ट आ रही है मॉर्गन स्टैनले की तरफ से, और उनका कहना है कि MFI में पहले बताए गए संकेत से कम पैसे मिले हैं कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए। इसके साथ साथ MFI की जो इक्विटी कैपिटल है वो राइट इशू के बाद करीबन 10% से बढ़ने की वो कैलकुलेशन है। तो ओवरऑल इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते मॉर्गन स्टैनले ने मनोपुरम फिनांस पर ओवरवेट रेटिंग की राय दी है और टारगेट प्राइस 160 का रखा है। इसके अलावा L&T भी हमारे रडार पर है। मॉर्गन स्टैनले की तरफ से रिपोर्ट है और उनका कहना है कि जो EPC कंपनीज है वो सारे ही स्ट्रांगली पोजीशन है L&T की तरह, और L&T के जो मार्जिन्स है इस साल में सेकेंड हाफ में इम्प्रूव होने की उम्मीद है, और अगले 3 से 4 सालों में 18% रिटर्न ऑन इक्विटी की उम्मीद वो करते हैं। इन फैक्टर्स के चलते मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 2647 का रखा है। अगला स्टॉक फोकस में जो है वो है ब्लू डार्ट। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि गिरते हुए एविएशन फ्यूल प्राइसेस की वजह से कंपनी के मार्जिन्स को सपोर्ट मिलेगा। इतना ही नहीं, कंपनी एयर एक्सप्रेस में लीडर तो है ही, अभी कंपनी ई-कॉमर्स में भी अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के पे फोकस कर रही है। इसके चलते मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल रेटिंग की राय को बदलकर खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस 6190 से बढ़ाकर 8040 का टारगेट प्राइस रखा है। ICICI प्रूडेंशियल पर रिपोर्ट है जेफरीज की तरफ से, और उनका कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है कंपनी की, और कंपनी ने काफ़ी कस्टमाइज प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसके चलते जेफरीज ने खरीदारी को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 560 से बढ़ाकर 640 का कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से HDFC बैंक पर रिपोर्ट आई है और उनका कहना है कि मर्जर के बाद बैंक काफ़ी स्ट्रांग होगा और बैलेंस शीट भी स्ट्रांग रहेगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी स्ट्रांग मेंटेन रहेगी, और 18% का ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY 23 to 26 में। इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग रखी है और टारगेट प्राइस 2050 का रखा है। आखिर में यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी बात कर लेते हैं। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है और उनका कहना है कि मार्केट शेयर स्टेबल है कंपनी का और EBITDA मार्जिन 15% एक्सपेक्ट कर सकते हैं FY 24 के लिए, और इसके चलते JP मॉर्गन ने ओवरवेटिंग की रेटिंग को मेंटेन किया हुआ है और टारगेट प्राइस 900 से बढ़ाकर 960 का रखा है। ठीक है अंश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सारी की सारी रिपोर्ट्स कंपाइल करके लेके आने के लिए। हालांकि यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो नंबर बढ़ाया है उन्होंने वो 900 से 960 ही किया है, वो 1000 का आंकड़ा अभी तक पार नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा हम बाद में लेते हैं। लेकिन पहले इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है मन्नापुरम को लेकर आई है। गौरांग सर भी हमारे साथ हैं। गौरांग सर, आप इसको कवर करते होंगे आई होप मन्नापुरम को। मॉर्गन स्टैनले ये कह रहा है कि अब चिंता थोड़ी कम हुई है, जो बीच में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का थोड़ा एक इशू आ गया था। दूसरा, इस शेयर ने अच्छी रिकवरी भी की है। हम तो कई बार इसके बारे में कह चुके हैं, इस शेयर F&O बैन में है, लेकिन आप कैश में लेके बैठे रहो। आज मॉर्गन स्टैनले कहते हैं कि 160 हो जाएगा, अभी शेयर चल रहा है 125 से। अगर आप कवर करते तो एक आपका व्यू पॉइंट, अगर नहीं कवर करते तो कोई टिप्पणी कर सकते हैं तो वो बता दीजिए। दिव्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। कवर बिल्कुल करते हैं और बुनियादी तर्क के आधार पर हाल फिलहाल भी खरीदारी की राय है। और मेरे ख्याल से कुछ महीने 1.5 महीने पहले खबरों को लेकर के एक नकारात्मक परिस्थिति आई थी, जब ये स्टॉक मेरे ख्याल से करीबन 110 के नीचे फिसला था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। उसके पश्चात मैनेजमेंट ने आकर के कुछ स्पष्टीकरण दिया है
जो भी उलझा हुआ मामला था उसको सुलझाने की कोशिश करी है। और एक तर्क अगर आप ये लगाते हैं कि कमोडिटी मार्केट में प्रेशियस मेटल में खास करके अगर सोने के दाम हाल फिलहाल तो कंसोलिडेट करेंगे 59,500 60,000 के आसपास, लेकिन हमारा अनुमान ये है कि आगे जाकर के 65,000 का जो एक स्तर हुआ था उसके ऊपर भी जाएगा। तो जाहिर है गोल्ड लोन कंपनीज को एक अच्छा फायदा मिल सकता होता है, डिसबर्समेंट ऊपर जा सकते हैं और नतीजे बेहतर हो सकते हैं। हमारी भी खरीदारी की राय है और हमारा लक्ष्य जो है वो करीबन 185 का है। इसको समय लगेगा क्योंकि ये बुनियादी तर्क के आधार पर है। ठीक है, मणिपुरम फाइनेंस पर ये व्यू, लेकिन एक्सपर्ट्स आपके साथ बने हुए हैं। कुणाल हमारे साथ हैं, इसके अलावा केवल हमारे साथ हैं और गौरांग शाह भी हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले हम एल&टी की बातचीत कर रहे थे, उस पर रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की 2647 के टारगेट दिए हैं ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखते हुए, और एल&टी ने अपने निवेशकों को काफ़ी खुश किया है। और जिस तरह से इस साल बजट में रिकॉर्ड कैपेक्स का ऐलान किया था सरकार ने, उसके चलते तमाम जो कंस्ट्रक्शन शेयर थे वो चल रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शेयर चल रहे थे, क्रेन वाले शेयर भी चल रहे थे। लेकिन एल&टी जो कि दिग्गज है और इसको थोड़ा सा हमें विशेष तौर पर इस पर फोकस करना चाहिए। केवल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये लगातार तेजी में शेयर रहा है, 52 हफ्ते के ऊपरी स्तरों के आसपास ही है, 2400 रुपये के बिल्कुल करीब है शेयर। आप ही बताइए कि यहाँ से भी आप फ्रेश बाइंग करने की सलाह देंगे और स्पेसिफिकली आज के लिए क्या व्यू होगा आपका? मेरे ख्याल से मैं फ्रेश बाय करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि कल के दिन का जो नॉट कल परसों के दिन का जो कैंडल था वो इन्वर्टेड हैमर था। मतलब इन्वर्टेड हैमर एक बेयरिश कैंडल माना जाता है, तो अब उसके हाई का वेट करना पड़ेगा। जिस दिन 2420 के ऊपर कोई भी दिन का क्लोजिंग आएगा उस दिन मैं डेफिनेटली बाय करने के लिए जाऊंगा और एडवाइस भी करूंगा कि आप भी बाय कर सकते हैं। अगर वो इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है तो मैं एक पुल बैक टुवर्ड्स 200 डे मूविंग एवरेज, मतलब मैं 2150 के आसपास इसको आता हुआ देख सकता हूं, जहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले का लेवल जो है वो अराउंड 2250 के आसपास है, जहां पे भी आप आपका पहला बाय कर सकते हैं और दूसरा बाय 2150 के आसपास। फिलहाल बाय नहीं करना है। ओके, सो फिलहाल वॉच लिस्ट में रखेंगे। केवल का ये मानना है, इनफैक्ट एल&टी के चार्ट्स पर हालांकि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं लगातार पॉजिटिव नजर आ रही है। ऑफकोर्स उन्होंने इन्वेस्टमेंट कॉल, तो अगर आप देखेंगे एल&टी के चार्ट्स जो लगातार या कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का ही स्टॉक माना जाता है, लेकिन ट्रेड के लिहाज से केवल की राय इस वक्त आती हुई वॉच लिस्ट में रखें। हमारे साथ हमारी पैनल में कुश बोहरा भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग कुश, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू यू। और हमने आपकी तस्वीरें, आपके वीडियो देखे, योगा को लेकर आप भी काफ़ी हद तक सीरियस हैं, ये जानकर काफ़ी अच्छा लगा। और मार्केट में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी हेल्दी रिकवरी कल हमने देखी सेकेंड हाफ में। आज बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जो कि मजबूती के साइंस दिखाएंगे? ट्रेडिंग आइडियाज़ के स्पॉट किए आपने? जी हाँ मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप सभी को, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। जस्ट क्विक वर्ड ऑन द योगा डे। देखिए जितनी वॉलेटिलिटी हम मार्केट में देखते हैं, शेयर से ज्यादा वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस में भी हो जाती है। सो आई थिंक हमारे लिए तो और ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है योगा फॉलो करना, हेल्दी रहना। सो डेफिनेटली दिस इज वन वे ऑफ कीपिंग आवरसेल्व्स कूल, काम एंड कंपोज्ड इन अ वॉलेटाइल मार्केट लाइक दिस। सो हैप्पी योगा डे टू एवरीवन। जहां तक देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात है, कल सुबह हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स के जोन में है। कल किसी ने हमारा डिस्कशन सुन के जो डिप आया था उसमें बाय किया हो तो हैंडसम रिवॉर्ड्स मिले होंगे। इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू बुक सम प्रॉफिट्स पार्शियली। अभी भी हमें लग रहा है कि मार्केट अंडरटोन बुलिश है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट बिल्कुल बना हुआ है यहाँ पे। देखिए ऑल टाइम हाई के लिए हम वेट कर सकते हैं, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट कि जिस तरीके की सपोर्ट हमें मार्केट्स में लोअर लेवल पे दिख रही है उसमें हम फिलहाल बाइंग करते ही चले, ना कि ऑल टाइम हाई का वेट करें और फिर चिंता करें क्या होगा। इनफैक्ट मैं तो पहले भी कह चुका हूं, मुझे लग रहा है कि ऑल टाइम हाई के बाद हम 19,000 प्लस के लेवल्स भी क्रॉस करेंगे। सो ओवरऑल सेटअप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ही पॉजिटिव लग रहा है। 18,650 18,900 के जो जोन्स हैं इनके लिए आप निफ्टी में प्ले करें। 43,400 44,200 के जोन्स के लिए बैंक निफ्टी में फिलहाल प्ले करें। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन प्लेंटी। यहाँ पे जो मेरे दो पिक्स हैं आज के वो हैं टाटा मोटर्स। अगेन वी नो द काइंड ऑफ मूव दैट द स्टॉक इज ऑलरेडी इन, बट बिकॉज इतने लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद ही आ रहा है, यहाँ से काफी अच्छे और अपसाइड्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से लें तो 590 और 600 के टारगेट्स के लिए लें, 570 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज मेट्रोपोलिस। ये भी एक सेक्टर ही है पूरा जो काफी समय से अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा था, इनफैक्ट डाउनवर्ड ही था, अब पूरे सेक्टर में ब्रेकआउट आया है। मेट्रोपोलिस बीइंग वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द पैक, यहाँ पे आप एक ट्रेडिंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं।
1475, 1525 के टारगेट्स रहेंगे, 1375 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर हो गया और साथ ही टाटा मोटर्स, दो ऐसी कॉल्स हैं जो आज खुश की लिस्ट में हैं और इम्पॉर्टेंट है टाटा मोटर्स, ये वापस से चल सकता है क्योंकि इसके अंदर कल बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला। लेकिन इस बीच ब्लॉक डील जो हम आपसे कह रहे थे कि आज लग सकती है श्रीराम फाइनेंस में, और उसमें खबर यह है कि पिरामिड एंटरप्राइज कुछ हिस्सा बेच सकती है। 3 करोड़ शेयरों के सौदे लगे हैं और आपको मालूम है कि श्रीराम फाइनेंस आजकल पिछले 2-3 दिन से इस ब्लॉक डील के जरिए थोड़ा बहुत मोमेंटम भी दिखाता है और काफ़ी बड़े लेवल्स पे ब्लॉक लग रहे हैं। कल टीपीजी की बात थी, आज पिरामिड की बात है। गुरांग सर, एक बार श्रीराम फाइनेंस पे आपका टेक चाहिए, आप इस कंपनी को कवर करते हैं। कल मैनेजमेंट हमारे साथ थी, वो ये कह रही थी कि बिजनेस ठीक चल रहा है, क्रेडिट ऑफ टेक बढ़ेगा, मार्जिन में थोड़ा सुधार होगा आने वाले दिनों में। बीओसी के लिए खरीदारी की राय है और एक समय पर ये दक्षिण भारत स्थापित ज्यादा माना जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कारोबार की रणनीति को फैलाते हुए पूर्ण भारतवर्ष में इन्होंने अपने नक्शे कदम रखे हैं और ये कंपनी फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रक्स फाइनेंस करती हैं। बाकी अन्य छोटे जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स या मिड साइज कमर्शियल व्हीकल्स हम कहते हैं उनको भी फाइनेंस करती है, लेकिन बड़ा पोर्शन जो लोन बुक का है वो हेवी कमर्शियल के तरफ समर्पित है। हमारा ये भी मानना है डिम्पी कि आने वाले समय में स्क्रैपेज पॉलिसी और खास करके जो परिवर्तन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के तरफ से हो रहा है, हमने कल ही सुना था ट्रक ड्राइवर्स के लिए एसी कैबिन होना अनिवार्य है, ऐसा माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी बताया था और उसको लेकर के सुब्रॉस जैसे स्टॉक्स में कल हमने काफी ऊपर के तरफ के दायरे देखे थे। उसी तरीके से एक सकारात्मक सा असर श्रीराम फाइनेंस पर भी पड़ेगा क्योंकि लोग लगभग ज्यादातर फाइनेंस कराते हैं, रिफाइनेंस कराते हैं और जो हमारा अनुमान है वो कहता है कि बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर की डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड जहां पर माइनिंग वगैरह एक्टिविटी ज्यादा जोर लाएगी और ऑफ कोर्स जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार, टर्न अराउंड टाइम अब बेहतर हो चुका है जीएसटी को आकर के और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और एक्सप्रेसवेज हाईवेज बन रहे हैं। ये पूरा समीकरण अगर आप सामने रखते हैं तो कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और वो सभी एनबीएफसीज जो कमर्शियल व्हीकल या फिर व्हीकल फाइनेंस से ताल्लुक रखती है, मिसाल के तौर पर श्रीराम फाइनेंस। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस कल हमने इसमें अच्छी तेजी देखी थी और ब्लॉक डील की खबर भी आ गई है। कल हमने पिरामिड एंटरप्राइजेज में भी बराबर की ही तेजी देखी जो तेजी श्रीराम फाइनेंस में थी, लेकिन एक शेयर कल 7% गिर के बंद हुआ जी एंटरटेनमेंट का, क्योंकि एसएटी में जो उनकी अर्जी है सेबी के खिलाफ उसकी सुनवाई 26 जून तक टल गई है। फंड डाइवर्जेंस के आरोप लगाए थे सेबी ने जी पर। इस पर गौरांग आपका क्या व्यू होगा? जो निवेशक हैं जिनके पास अभी भी शेयर पड़े हुए हैं उनको किस नजरिए से इसको देखना चाहिए? क्या ये प्रेशर खत्म होगा या शेयर स्थिर होगा या फिर दिक्कतें बरकरार रहेंगी अभी? अभिषेक, मेरे ख्याल से जब ये सोनी की डील आई थी तब ये 300 के आसपास पहुंचा था, फिर से अगर मेरी याददाश्त सही है तो, और हमारा लक्ष्य करीबन 275 के आसपास था, वो भी आ चुका था क्योंकि उसके पार चला गया था। तो उस समय पर लोग जब खरीदारी की राय दे रहे थे तो हम मुनाफा वसूली की राय दे रहे थे क्योंकि हमें लग रहा था कि जो भी कामकाज को लेकर के, आंकड़ों को लेकर के, परिणामों को लेकर के, खबरों को लेकर के जो भी सकारात्मक परिस्थिति थी वो उस स्तर पे जो भाव था 275 या उसके ऊपर का, वो पूर्ण तरीके से प्राइस नहीं लग रहा था और हमने मुनाफा वसूली की राय दी थी। आज के तारीख में अगर आप हमें पूछते हैं तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत परेशान करेगा और कुछ खबरें भी आई थी मैनेजमेंट को लेकर के सेबी के तरफ से, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वगैरह, स्पष्टीकरण भी आया था। तो मैं जल्दबाजी करके यहाँ पर निवेश करने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। इस भाव के आसपास अगर आप मुझे पूछते हैं अभिषेक, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फेडरल बैंक है, अशोक लेलैंड है, बीईएल है, एल&टी फाइनेंस एंड होल्डिंग है, जो हमें अच्छा लगता है। ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज कर दे रहा हूँ एंड आई थिंक प्रेशर पॉइंट्स डेफिनेटली रहेंगे जी एंटरटेनमेंट में।
एब्सोल्युटली, काफ़ी अच्छा लगा गौरांग सर आपका ये रैशनल अप्रोच। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं झील को लेकर, इस वक्त से सिर्फ वॉच लिस्ट में रखें। जस्ट इन टाइम और राइट टाइम में जो एडवाइस आपको मिलती है वो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना, चलती गाड़ी में तो हर कोई चढ़ सकता है, लेकिन जस्ट इन टाइम जब सिचुएशन सही है आप एंटर कर सकते हैं उन लेवल्स पर बाजार में। अगर आप निवेश करेंगे तो मुनाफा ज़रूर आपका होगा। यही कोशिश रहती है 18 आवर्स स्वदेश की। धन योग हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ अब विनीत मुलिंजकर जुड़ गए हैं, उनसे मुनाफे का फंडा सेगमेंट जानते हैं। आज मुनाफे की कॉल्स कौन सी हैं उनकी तरफ से, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के स्टॉक्स मुनाफे का फंडा में। हमें दो स्टॉक अच्छे लगते हैं। एक स्टॉक जो है इन द माइनिंग इंडस्ट्री, दैट इज लॉयड मेटल्स। ये काफी अनडिस्कवर्ड स्टोरी है। इसकी इसके पास 180 बिलियन टन्स का रिजर्व है एंड ये सालाना 10 मिलियन टन की माइनिंग करता है। इसका आगे जाके हमें लगता है कि काफी एक्सपेंशन प्लान्स आने वाले हैं। वो लगभग 7,000 करोड़ का केपेक्स अगले 3-4 साल में करने वाले हैं, ऑल फ्रॉम इंटरनल एक्रूवल्स। सो आप देखेंगे कि काफी स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग बिजनेस है। इसके अलावा इनके इनके जो माइनिंग लीजेस है ये उनके 2057 में एक्सपायर होते हैं, कंपेयर टू द एंटायर इंडस्ट्री जो 2030 2028 के टाइम्स आने वाले रहेंगे। तो इनका अच्छा खासा जारी रहेगा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। ये फॉरवर्ड इंटीग्रेट भी कर रहे हैं और ये they're getting into sponge iron manufacture and wire rods manufacturing. तो प्लान्स काफी इंटैक्ट है, अच्छे हैं। और इनके पास एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि इनकी जो आगे की एक्सपेंशन जो आने वाली है चंद्रपुर में, वो सारी इनको सब्सिडी मिल रही है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑफ SGST। और ये जो स्टेट लेवल GST का रिफंड आता रहेगा, तो इनको 12-13 साल तक रिफंड आता रहेगा। तो आप देखेंगे इनकी केपेक्स काफी अट्रैक्टिव है। इनका प्रेजेंट माइनिंग अट्रैक्टिव है। इन्होंने पिछले सालों के हिसाब से काफी एक्सपांड किया है प्रोडक्शन। सो हमें लगता है कि ये स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको काफी मुनाफा हो जाएगा। हमारा टारगेट 500 रुपए है ओवर द नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स। दूसरा स्टॉक जो हम रिकमेंड करना चाहते हैं वो है कल्याण ज्वेलर्स। अभी 128 रुपीज में, टारगेट इसका 160 है ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स। कल्याण ज्वेलर्स में काफी इंटरेस्टिंग चेंजेस आ रहे हैं। कंपनी इज टर्निंग इट्स मॉडल from a company owned distribution network to a FOCO और फ्रेंचाइज ओन कंपनी ऑपरेटेड ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन। इससे क्या होगा, कंपनी के थोड़े मार्जिन्स जरूर डिप होंगे, लेकिन इनकी पैट मार्जिन्स बढ़ेगी और इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियोज बढ़ेंगे। तो आप देखोगे कि इनका, और ये हर साल 50 ऑड स्टोर्स इंस्टॉल करेंगे। इससे क्या होगा कि कंपनी की ग्रोथ, एग्जिस्टिंग ग्रोथ रेट है जो जरूर सस्टेन रहेगी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट काफी बेहतर हो जाएगा और इसकी वजह से रिटर्न रेशियोज बढ़ने की वजह से स्टॉक का री रेटिंग होना जारी है। इफ अगर आप देखेंगे कि ज्वेलरी स्पेस में अगर आप टाइटन को छोड़ देंगे तो बाकी कोई लार्ज ज्वेलरी प्लेयर है नहीं मार्केट में, और ये देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द लीडर एंड कल्याण। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक काफी आसानी से आपको ये टारगेट अचीव कर सकता है। ओके, ठीक है विनीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल्याण ज्वेलर्स आपने अच्छा किया, बताया 160 रुपये का टारगेट। थोड़े दिन पहले हम भी इसको देख रहे थे, उसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो थोड़ा डेट कम करने की भी थी, और आप भी बता रहे हैं कि ये बेहतर कंपनी है। अभी 160 तक के टारगेट आप इसमें दे रहे हैं। और दूसरा आपका लॉयड मेटल्स है। बहुत शुक्रिया दोनों फंडा कॉल्स आज के बताने के लिए। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं और ज़रा अलग अलग स्टॉक्स के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कल काफ़ी अच्छे से चला और क्लोजिंग अच्छी देखे गया। आज ओपनिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की फिर से चेक करना, अगर आपको ओपनिंग ठीक मिल जाती है तो आज फिर फर्स्ट हाफ में ही आप ऑल टाइम हाई लगाएंगे। खुश, रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रेड नहीं करेंगे बट वॉच करेंगे, तो वॉच करने वाले लेवल बता दो, ट्रेड नहीं करेंगे।
सो वेल डिम्पी, देखिए इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। जिस तरीके का हम इसका नियर टर्म सेटअप देख रहे हैं, देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ से और भी ऊपर के लेवल्स दिखा सकते हैं। सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि इसमें हमें 2600 एंड 2640 के जो जोन्स हैं ये भी आते हुए दिखे। ऑफ कोर्स हो सकता है थोड़ा सा ग्रेजुअल मूव रहे, लेकिन ऊपरी स्तर को ऊपरी साइड पे मेरे 2600 एंड 2640 के जो लेवल्स हैं ये हैं दो लेवल्स जो मैं वॉच आउट करूंगा। ऑन द डाउन साइड जो मुझे की लेवल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो 2525 एंड 2500 के हैं। एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है एंड वेरी कंफर्टेबली विद इन दैट चैनल। सो ये अप मूव जो है ग्रेजुअली ही सही बट कंटिन्यू रह सकती है। सो यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो बुलिश ट्रेड भी ले सकते हैं। इट्स नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। 2550 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है रिलायंस और 2500 रुपए के लेवल्स को काफ़ी टाइम से इंतजार किया जा रहा था, उसको क्रॉस करके अब तेज़ी से आगे बढ़ भी रहा है शेयर ये। और प्री ओपन के पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी हल्की तेज़ी पर शुरुआत 18,831 के आसपास का स्तर स्क्रीन पर। सेंसेक्स हल्की कमजोरी पर, तो अभी लेवल सेटल होने में समय लगेगा, उसके पहले खूब आपको उतार चढ़ाव दिखता है इंडेक्स के लेवल्स में। लेकिन कुछ स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं और गौरांग जी आपसे राय जानना चाहेंगे। डायग्नोस्टिक वाली जो कंपनियां हैं हालांकि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हैं, कोई एक तरफा मूव नहीं है और कहीं ना कहीं प्राइस को लेकर इंडस्ट्री में जिस तरह से कंपटीशन बढ़ा है तो ज़्यादा शायद मूव आगे देखने को पता नहीं कैसे होगा। एक बार आप इस पर राय दीजिए, क्योंकि कल हमने देखा था कि मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब अच्छी तेजी आई है, क्या ये सस्टेन होगी तेजी आपको लगता है? देखिए अभिषेक, ये पूरा जो सेक्टर है डायग्नोसिस या फिर फार्मास्यूटिकल्स, महामारी की खबरों को लेकर के ज्यादा लोगों के नजरों में और रडार पर आया था। और जब महामारी को लेकर के खबरें सकारात्मक आने लगी तो रुझान फार्मास्यूटिकल सेक्टर और हेल्थ केयर रिलेटेड या फिर डायग्नोसिस रिलेटेड वहां पर थोड़ी बहुत नीचे की तरफ के दायरे देखे हैं। हमने एक कंपनी यहाँ पर कवर करी इस क्षेत्र से, यानी कि डायग्नोसिस क्षेत्र से, वो है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। लेकिन दर्शकों को ये भी बताना जरूरी होगा कि आपने जो 2021 के आसपास जब महामारी आई और उसके पश्चात जो तेजी देखी थी डायग्नोसिस रिलेटेड सेक्टर में या फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, वो फिर से लौट आए वैसी चमक वो नहीं होगा। आपको रिटर्न मिलेगा लेकिन फ्लैट टू न्यूट्रल रिटर्न मिल सकता है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक में शायद बेहतर आपको रुझान आता हुआ दिखे खबरों के आधार पर, लेकिन उस तरफ की जो हमने तेजी देखी थी वो फिर से लौट के आए, वो थोड़ा मुमकिन नहीं लग रहा है हाल फिलहाल। उस तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के समय पर जो भाव थे डॉक्टर लाल पैथलैब्स की 3-4 महीने में शेयर दोगुना तिगुना के करीब पहुंच गया था। उसके बाद वो भाव फिर दिखे भी नहीं। 2223 रुपए के आसपास के प्राइसेस चल रहे हैं। लेकिन आज खबरों के दम पर कहां पर एक्शन होगा, कौन से स्टॉक्स आपको फोकस में रखने चाहिए, ये बता रही पूजा। जी, एक्शन 5 स्टॉक्स में सबसे पहले बात करते हैं सोम डिस्टिलरीज की। और यहाँ पर उड़ीसा में कंपनी का जो मार्केट शेयर है मई 2023 में 14.7% से बढ़कर 18.4% हो चुका है। तो आज यहाँ नज़र रखिए। जीआर इंफ्रा को इंदौर के पास मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए 758 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा डिक्सन टेक भी फोकस में रहेगा। गूगल, लावा, डिक्सन और फॉक्सकॉन जैसी कंपनी के साथ बातचीत में है। भारत में पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाने के लिए उनके साथ चर्चा जारी है। शिल्पा मेडिकेयर पर भी नजर रखिए। 23 जून को कंपनी की बैठक होगी जिसमें कि राइट्स इशू पर विचार किया जा सकता है। और आखिर में बात करते हैं आरवीएनएल की। यहाँ पर इनकी रशियन कंपनी टीएमएच और आरवीएनएल के बीच जो डील टूटने की खबर आ रही थी, जेवी टूटने की खबर आ रही थी, उसका कंपनी ने खंडन किया है और उनका कहना है कि ये जो खबर आ रही है वो फैक्चुअली गलत है और दोनों ही कंपनियों के बीच अभी भी जो एमओयू है वो अभी भी वैलिड है। तो ये जो तमाम खबरें आ रही हैं इसके चलते आज ये स्टॉक्स एक्शन में रह सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया पूजा, ये सारी खबरें हमें बताने के लिए। रेलवे स्टॉक्स तो लगातार फोकस में है ही और आरवीएनएल पर जो खबर कल आ रही थी उस खबर पर पुष्टि होती हुई दिखी है और उसके ठीक बाद स्टॉक में प्री ओपन में भी आप मूवमेंट देख रहे हैं। दरअसल ये जो जॉइंट वेंचर है वो खत्म होने की खबर जो कल आई थी वो गलत है और ये पुष्टि होती हुई नजर आई है। प्री ओपन में देखें करीब 4% की तेजी। रेलवे स्टॉक्स लगातार रेडार पर रहते ही हैं। केवल आप बताइए, आरवीएनएल के चार्ट्स 127 के लेवल्स पर करीब 4% की मजबूती इस वक्त दिखा रहे हैं। जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी उस टाइम पे भी मैंने ये बोला था कि रेलवेज को लगते जो भी शेयर्स है वो आगे आउट परफॉर्म कर
करते रहेंगे अगले 1 से 2 साल के लिए। तो अभी भी मेरी राय वही रहेगी, अगर कोई नया एंट्री करना चाहता है तो यहाँ पर कर सकता है। उनका स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा होगा। ऊपर के लेवल के जो टारगेट है वो अराउंड 160-180 के आसपास आप इमीडिएट टारगेट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। टाइम फ्रेम जो रहेगी वो अराउंड 3 से 4 महीने के लिए 180 तक के लेवल आते हुए दिखेंगे। ठीक है, हमने जो अलग अलग स्टॉक्स पे एक्शन देखने को मिल रहा है और साथ में जो न्यूज़ है उसको क्लब करके ना टिकर पे रख दिया आपके लिए, और टिकर में वो सारी खबरें वो चलती रहेंगी आपके साथ साथ में, जहां पर आपको न्यूज़ और उसका एक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, एक दो स्टॉक और अब पता कर लेते हैं। आज ना शुरुआत में अभी तो फ्रीज नहीं हुई लेवल्स, लेकिन आईटी कंपनीज चल सकती हैं। टीसीएस अभी 0.5% ऊपर है, और अगर आज आईटी का काम हो गया ना तो आज आप ऑल टाइम हाई आज ही देख लेंगे। और मेरे पास जो स्क्रीन पे पहले तीनों शेयर हैं वो आईटी के ही हैं, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल टेक, तीनों में करीब करीब आधे % की तेज़ी है। गौरांग सर, आईटी में फ्रंटलाइन आईटी पे पोजीशन ले सकते हैं, थोड़ा रखेंगे, लॉन्ग टर्म पोजीशंस ही है हमारी, ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए नहीं जा रहे। डिम्पी, सबसे बड़ी गलती आईटी क्षेत्र को लेकर के जो लोग करते हैं वो है टाइम करना। कहने का तात्पर्य ये है कि परिणाम अगर खराब आते हैं तो जाहिर है आपको नीचे की तरफ के दाम दिखते हैं, फिर वो टाइमिंग की बात आती है और उसमें बेवजह समय और ताकत गवा देते हैं लोग। हम ये नहीं करते हैं, और जब परिस्थिति पिछले वित्तीय वर्ष में पहली दूसरी तिमाही में खराब आई थी नतीजों को लेकर के, तब भी हम सकारात्मक नतीजा लेकर के चलते थे। आज के तारीख में भी हम खरीदारी की राय दे रहे हैं, और हमारी जो पसंदगी है आईटी क्षेत्र में वो दिग्गज और मझौली आईटी क्षेत्र से है। उदाहरण के तौर पर टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, ये हो गई आपकी 4 दिग्गज कंपनियां। मझौली कंपनियों में केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्साई, परसिस्टेंट सिस्टम, एलटीआई माइंडट्री, कोफोर्ज साइंस लिमिटेड, हैप्पीएस्ट माइंड भी अच्छा लगता है, कल काफी मजबूत था ये स्टॉक। और हम पिछले हफ्ते आपसे जुड़े थे, तब आपने टाटा मोटर पर भी हमसे सवाल किया था कि क्या आप अभी भी इसका साथ देंगे, तो हमने कहा था बेशक देंगे, और कल मेरे ख्याल से 92 हफ्ते का सर्वोच्चम स्तर टाटा मोटर ने छुआ था। हम अभी भी खरीदारी की राय टाटा मोटर पर दे रहे हैं। ठीक है, टाटा मोटर्स पर अभी भी बुलिश व्यू है, 7 साल की ऊंचाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 2 शेयर जो चले हुए हैं और उनके लिए ट्रिगर ये है कि आज लॉक इन खत्म हो रहा है डेटा पैटर्न्स का और लैंडमार्क कार्स का। 24 दिसंबर 2021 को लिस्ट हुआ था डेटा पैटर्न्स, और लैंडमार्क कार्स की लिस्टिंग हुई थी 23 दिसंबर 2022 को। इन दोनों शेयरों पर गौरांग आप व्यू दीजिए, क्योंकि ये शेयर इन्होंने ठीक ठाक रिटर्न कमा कर दिए हैं निवेशकों को। क्या कोई ओवरहैंग आएगा आपको लगता है? अभी थोड़ा सा हल्की सी कमजोरी के साथ आपको शेयर दोनों दिखेंगे ये। क्षमा कीजिएगा अभिषेक, आप दोनों कंपनियों का नाम फिर से बताएंगे? अभिषेक, नाम क्या होगी कंपनियों का? गौरांग, आपको शायद आवाज नहीं आ रही है। डेटा पैटर्न्स और लैंडमार्क कार्स। तो लैंडमार्क के ऊपर कवरेज नहीं, इसलिए टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, लेकिन डेटा पैटर्न्स मुझे बखूबी याद है आईपीओ के समय, और बाद ज्यादा समय नहीं हुआ है अभिषेक इसका आईपीओ के आने के समय, तभी हमने राय दी थी निवेश के लिए, और आईपीओ का जो स्तर था उससे मौजूदा स्तर 1900 के ऊपर का बहुत ही सकारात्मक और मजबूत स्तर। नई खरीदारी करनी है तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पिछले 3-6 महीने में काफी ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं। हाँ, अगर निवेश करना है तो शुरुआत कर सकते हैं थोड़ी बहुत, 25-30% जो भी आपको निवेश करना है, और बाकी का जो हिस्सा रहेगा वो आपको गिरावट पर जोड़ना चाहिए। लेकिन काफी बेहतरीन कामकाज है, और मेरे ख्याल से नतीजे काफी सकारात्मक आ सकते हैं डेटा पैटर्न्स। पॉजिटिव रह सकते हैं, और इसके चलते स्टॉक पर फोकस होना चाहिए, डेटा पैटर्न्स। लेकिन कल 2 स्टॉक्स चले हैं जो साथ साथ चलते हैं, आरईसी और पीएफसी। दोनों के चार्ट्स एक बार देखते हैं। कल तो काफी बढ़िया मजबूती हमने देखी, दोनों स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 4-4.5% की तेजी देखने को मिली थी, और आज भी प्री ओपन में हम देख रहे हैं आरईसी करीब 1% की तेजी के साथ खुलने की तैयारी में, और पीएफसी पर भी नजर बनाएं, 0.5% तक की मजबूती है। कुणाल, आरईसी और पीएफसी के चार्ट्स यहाँ से क्या और मोमेंटम दिखाएंगे? दोनों स्टॉक की बात करें, आरईसी और पीएफसी, काफी अच्छी मोमेंटम हमें कल के दिन में देखने को मिली है। आज 161.10 के अराउंड आरईसी की ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है। टारगेट की बात करें आरईसी की, तो ऊपर में 168 तक के लेवल आरईसी में हमें देखने को मिल सकते हैं, और जैसे ही 168 स्टॉक क्रॉस करता है ऊपर में हमें
तकरीबन 220 तक के भी लेवल हमें आरईसी में देखने को मिल सकते हैं। तो काफी अच्छी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। पीएफसी की बात करें तो पीएफसी में भी कल अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली थी। आज 204 के अराउंड का इसका ओपनिंग हमें देखने को मिल रहा है। पीएफसी में अगर खरीदारी करके चलनी चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि नीचे में जो सपोर्ट आ रहा है वो 193 के लेवल पे है। टारगेट की बात करें तो टारगेट में हमें ऊपर में तकरीबन जो पहला टारगेट देखने को मिल रहा है वो है 224 का। 224 जैसे ही क्रॉस होता है 245 तक के भी टारगेट हमें पीएफसी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सो दोनों स्टॉक में अच्छी खासी बढ़त हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। ठीक है कुणाल, ये अच्छा स्टॉक आपने दिया। पीएफसी कल बकायदा डेज हाई पे बंद हुआ, आज ओपनिंग में भी करीब 80 पैसे ऊपर खोल रहा है। ध्यान रखिएगा 40 पॉइंट दूर है। जो फ्रीज लेवल हुए हैं निफ्टी के, इस समय जो निफ्टी फ्रीज हुआ है 849 पे है, और जो हाई लगेगा निफ्टी का ऑल टाइम हाई वो 888 लगते ही वो ऑल टाइम हाई की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आज सिर्फ हम 40 पॉइंट दूर हैं, और एसजीएक्स निफ्टी का जो हल्की सी गिरावट थी उसका भी कोई खास असर नहीं है। तो आज योग वाले ही दिन ही, यानी कि योग दिवस के दिन ही निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई भी टेस्ट कर सकता है। शरद के पास चलते हैं, उनके पास कुछ खबर भी है। शरद बताएं आज की खबर क्या है। जी बिल्कुल, एल&टी फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे कंपनी को लगभग 16,300 करोड़ का ऑर्डर आ सकता है, और ये देश का सबसे बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट से ऑर्डर आएगा। और जो सबसे बड़ा जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है ये आपके मुंबई अहमदाबाद की जो रेलवे कॉरिडोर स्कीम है उसको लेके ये प्रोजेक्ट है, और इस ऑर्डर के कारण लगभग 8% का कंट्रीब्यूशन आपको टोटल ऑर्डर इनफ्लोज में वित्त साल 2024 में देखने मिल सकता है। ऑलरेडी गुजरात के लेग में 80% ऑफ ऑर्डर्स एल&टी को इस प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी मिल चुका है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, स्पेशली जो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ है, वहाँ पे कंपनी का स्ट्रैटेजी देखने जा रहा है। और हमने देखा है कि प्राइवेट कैपेक्स में भी पिकअप आया है, जिसके कारण इंफ्रा स्पेस में अच्छी बज़ देखने मिल रही है और मोमेंटम भी आ गया है। इसके अलावा जो है कंपनी को एक्सपेक्टेड है कि वो दूसरा सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी उन्हें मिलेगा, जिसका वैल्यू जो है लगभग 13,100 करोड़ का आएगा। और याद रखिए स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम लेवल्स के जो हाई के आसपास हैं। और याद रखिए रिसेंटली वो उनको L1 बिडर भी आया था मुंबई अहमदाबाद के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए, जिसका कुल वैल्यू जो है उनका बिडिंग रखा गया वो लगभग 15,700 करोड़ रुपये रखा गया है। तो आज एल&टी अपने फोकस में रखिएगा। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो एल&टी को एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है 16,300 करोड़ का, और मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर से संबंधित ही ऑर्डर है। और एल&टी का शेयर लगातार चला भी है, 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर के आसपास भी है, और रिपोर्ट्स भी इस पर अच्छी आई हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इस पर 2600 से ऊपर के टारगेट्स दिए हैं, और जो खबर है वो भी आपको शरद ने बता दी है। एक बार फिर से उसको जरा चेक करेंगे फंडामेंटली। गौरांग, एल&टी चूँकि लगातार ये शेयर चला हुआ है, लोगों को कहीं लेफ्ट आउट वाली फीलिंग भी होती है कि शायद हमने पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन क्या, चूँकि आप कह भी रहे थे कि टाइम नहीं करना चाहिए बाजार को या फिर शेयरों को, एल&टी पर भी ये थ्योरी लागू होती है क्या? अभी भी इसको लेने का वक्त है सही आपके हिसाब से? मुझे तो एल&टी जैसे शेयर्स हो अभिषेक, या रिलायंस जैसे शेयर हो, या फिर HDFC बैंक जैसे शेयर हो, ये कुछ नाम ऐसे हैं कि केवल नाम ही काफी है। और ऐसे सब शेयर्स खरीदने के लिए, निवेश करने के लिए हर एक समय पर्याप्त समय होता है, बशर्ते कि आप अपना नजरिया कैसा रखते हैं और आप निवेश करने के बाद कितना समय दे सकते हैं आप। और मैं तो 2-3 कदम और आगे बढ़ूंगा एल&टी को लेकर के, क्योंकि मैंने इस कंपनी को काफी साल से मैंने पढ़ा है, देखा है, और हम इसके फाइनेंशियल्स को लेकर के काफी बेहतरीन तरीके से ट्रैक करें। ये एक ऐसी कंपनी है अभिषेक जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है। और अगर मेरा अनुमान और मेरी समझ और मेरा अनुभव अगर गलत नहीं है तो हर 3 या 4 साल में ये कंपनी 1 पे 1 बोनस देती है या 2 पे 1 बोनस देती है। एक्स बोनस प्राइस एडजस्टमेंट होने के बाद 1-1.5-2 साल में इस कंपनी के शेयर के दाम फिर से कम बोनस पे आ जाते हैं। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी पूंजी जो आपने निवेश की है उसमें किस तरीके से ये कंपनी वृद्धि करती है। ये हो गई एक बात इन्वेस्टर फ्रेंडली की। कारोबार 4 नहीं 8 दिशा में फैला हुआ है। आप डिफेंस ले लीजिए, आप टर्नकी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, आप हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, आप इंजीनियरिंग ले लीजिए, डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस ले लीजिए, और पूरे कारोबार जो अलग अलग है इनसे बहुत ही बेहतरीन योगदान एल&टी के बैलेंस शीट पर आता है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर ये 2850 के आसपास पहुंचे। और हमें ये भी लग रहा है अभिषेक कि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग जो कि थोड़ा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, अब ये बहुत ही बेहतरीन योगदान देगा, जहां पर एल&टी, एबीबी,
केईसी इंटरनेशनल, सीमेंस जैसी कंपनियां हैं जो मेरे ख्याल से लोगों के ध्यान में आएगी। ठीक है, 38 सेकंड रह गए मार्केट के ओपन होने में। आज का जो प्लेयर्स शुरुआत में अच्छे बनने वाले हैं वो तो पिरामिड एंटरप्राइज तो है ही, क्योंकि उसके अंदर आज ब्लॉक के जरिए खाली होना है। लेकिन आज निफ्टी का ऑल टाइम हाई के लिए भी आप ध्यान रखिएगा। श्रीराम फाइनेंस भी 10% पे लॉक हो रहा है। एक और शेयर है, मेरे को सिर्फ चेक करना है, वो है 6% ऊपर के SBI खुल रहा है। एक बार जरा आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टर्मिनल में करीब 33 पॉइंट वो ऊपर आपको दिख रहा है और करीब 601 के ऊपर है SBI। अगर ऐसा हो रहा है तो आज आप तैयार हो जाइए फिर तो शुरुआत में ही। तो शुरुआत में आप 3-4 शेयर्स देखिएगा, TCS, टाटा स्टील, SCL टेक, ये कुछ और शेयर हैं जो आधा % गैप के साथ खुलने जा रहे हैं। आज बेल की ओपनिंग हुई और करीब 1200 शेयर और एडवांसेस के साथ बाजार खुला है। 18,845 के आसपास 25 पॉइंट की बढ़त। 888 नंबर आप याद रखिएगा, ये आपका आज का नया ऑल टाइम हाई होगा। और साथ ही निफ्टी बैंक के अंदर 53 पॉइंट की तेजी है। जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उसमें फिर से आज थोड़ा IT का है रोल। आज TCS, टाटा स्टील, SCL टेक जैसे शेयर्स ऊपर हैं। वो फ्रीक ट्रेड था SBI के अंदर अगर लगाया तो, क्योंकि उसके बाद खुलने के बाद ये अब बिल्कुल फ्लैट है, सिर्फ 50 पैसे का फ़र्क है, वो एक फ्रीक हो सकता है। तो इसके अलावा जो और बढ़ने वाले शेयर हैं निफ्टी के, उसमें आप अडानी एंटरप्राइज को देखेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट आज आधा % ऊपर है और डॉक्टर रेड्डीज है आधा % ऊपर। इस समय कोई भी शेयर आपको निफ्टी का ऐसा नहीं दिखेगा जो 1% ऊपर दिखेगा। फिलहाल मार्केट एक शांत ओपनिंग आज करता हुआ है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बेहतर है। 1300 वर्सेस 250 शेयर इस समय आपको मार्केट में दिखेंगे। कमज़ोर शेयर में डिविस लैब, सन फार्मा, थोड़ा बहुत इन्फोसिस नीचे आ गया आज आधा %। हिंडाल्को, ICICI और ITC जैसे शेयर्स हैं जो आज कमज़ोर हैं, यानी कि कांटे की टक्कर है। वेटेज वाले शेयर्स भी कुछ ऊपर हैं, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज, TCS जैसे शेयर्स। और अगर आप नीचे वाले शेयर्स देख रहे हैं तो वहाँ पे भी कमज़ोरी है। HDFC लाइफ को एक बार वापस से लेके आइए स्क्रीन पर, ये आज फिर से चल रहा है और कल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी। ये जो लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनीज हैं ये सब की सब री रेट हो रही हैं। 12 अंकों की बढ़त 18,828 के आसपास अभी चल रहा है, तो एक मौका हो सकता है आज। पहले थोड़ी देर के लिए और वेट कीजिएगा, अभी थोड़ा बैंकिंग काउंटर्स पे दबाव आ रहा है और एक्सिस बैंक और ICICI दोनों इस समय नीचे लेके जा रहे हैं बैंक निफ्टी को भी। आ जाते हैं फटाफट से नेक्स्ट 50 की हालत क्या है। पिरामिड एंटरप्राइजेज 10% पे लॉक है, ये अगले 15 मिनट के बाद खुलेगा। इसका सर्किट है, फ्यूचर्स का शेयर है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3.5%, कोलगेट करीब 1.5% और ट्राइडेंट करीब आधे से पौने 1% है। कमज़ोर शेयर में HDFC, AMC, प्रॉफिट बुकिंग। इसके अलावा अदानी टोटल गैस फ्लैट ऑलमोस्ट 2-2.5 रुपये नीचे। तो ज़्यादा कमज़ोर वाले शेयर्स भी आपको नहीं दिखेंगे, परसेंटेज में तो नहीं है, कोई भी शेयर आधे से पौने % से ज़्यादा का वीक भी नहीं है। तो मार्केट एक अच्छे एडवांस डिक्लाइन के साथ आज खड़ा हुआ है। इंडाइसिस के अंदर रेंज है, लेकिन वैसे इनडाइन अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स ज़्यादा अच्छा करेंगे और मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर भी पहुंचा है। आज फ्रंट लाइन के टेस्ट की बजाय थोड़ा मिड कैप में टेस्ट ज़्यादा है, जो आपको एडवांस डिक्लाइन दिखा रही है। हीट में अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस समय आप देख रहे हैं आधी स्क्रीन हरे निशान में और आधी लाल निशान में। तो कांटे की टक्कर आज शुरुआत में बड़े शेयरों में हो रही है, निफ्टी के 50 शेयर्स में हो रही है। लेकिन अगर आप मिड कैप कैटेगरी में चले जाएंगे वहाँ पे अलग ही मूव आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पे ब्लॉक्स भी लग रहे हैं, खबर भी हैं और काफ़ी हद तक स्टॉक्स का शेयर का मोमेंटम भी काफ़ी फास्ट है। वो आपको मानसी बताने जा रही हैं कि आज के मिड कैप वाले शेयर्स कहाँ पे तेज़ है। मानसी, मिड कैप की शुरुआत अच्छी हुई है और इस वक्त अगर आप देखेंगे सबसे पहले बात श्रीराम फाइनेंस और पिरामल एंटरप्राइजेस की ही होनी चाहिए, क्योंकि मिड कैप में टॉप परफॉर्मिंग सबसे आगे ये दो स्टॉक्स खड़े हैं। श्रीराम फाइनेंस 10% की तेजी और पिरामल एंटरप्राइजेस में भी आप देखेंगे 10% की अपर सर्किट, जहां पर पिरामल एंटरप्राइजेस पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। ये खबर हमने आपको बताई थी और TPG ने भी सोमवार को करीब 3% हिस्सेदारी बेची थी। स्टॉक में इस खबर का एक इम्पैक्ट दोनों पर ही नजर आ रहा है। इसके अलावा MFSL के चार्ट्स देखें, करीब 3% तक की तेजी, अपमूव्स यहां पर भी नजर आ रहे हैं। मिड कैप में लगातार हर सेशन में जिस तरह की चाल हम देखते हैं वैसी ही चाल ब्रॉडर इंडेक्सेस में अच्छी खासी मजबूती। इस मजबूती में प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट शामिल हैं जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसमें हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक शामिल है जैसे कि मैक्स हेल्थ केयर, सोना कॉमस्टार जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी और ऑटो एंसिलरी स्पेस और इंडियन होटल्स का चार्ट भी देखें, यहां पर भी मजबूती वापस लौटी है। कल हमने देखा था एक मौका दे रहा था, गिरावट थी वहां पर और आज वहां से एक अपमूव आता हुआ नजर आ रहा है। स्मॉल कैप की चाल को अगर देखेंगे वहां पर भी अच्छी खासी मजबूती, इसमें भी फार्मा और IT स्पेस है जो
की लीड कर रहे हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को देखें, आरवीएनएल पर एक खबर थी उसकी पुष्टि होती हुई दिखी थी, और एमओयू जो है, जॉइंट वेंचर जो है वो इंटैक्ट है। ये खबर का सीधा असर है जो कि आरवीएनएल के स्टॉक में 3% की तेजी के साथ। तो ब्रॉडर इंडस्ट्रीज में एक्शन अब भी भरपूर। तो ब्रॉडर मार्केट में एक्शन भरपूर है, लेकिन आज योग दिवस है अंतर्राष्ट्रीय और पूरी दुनिया उसको सेलिब्रेट कर रही है भारत के साथ साथ, और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बाजार अपने रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास आकर मान से ठिठक रहा है, तो उस पर नज़र ज़रूर है और कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी उसको लेकर है, और इस एक्साइटमेंट को हम दोगुना करेंगे। बाजार के बहुत ही अभिषेक, खास कल डिम्पी ने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया था कि बाजार काफी शर्मीला है। शर्मीला है, ठीक है, लेकिन ये शर्मा शर्मी कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? अब तो उच्चतम स्तर एक बार देखें हम। वैसे मान लेना चाहिए साइकोलॉजिकली तो हो गया है, बस वो आंकड़ों का हेर फेर कहेंगे, फॉर्मेलिटी है, हाँ। तो वो औपचारिकता बाकी रह गई है। हमारे साथ कोटक के एएमसी के एमडी नीलेश शाह हमारे साथ मौजूद हैं, आज के हमारे खास मेहमान। नीलेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप योग प्रैक्टिस भी करते हैं, और योग मतलब जोड़, जो कि मूल मंत्र है निवेश का, आप वही समझाते भी लोगों को। पहले तो आप बताइए कि आपने योग दिवस पर आज क्या किया खास, और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आज इंटरनेशनल योगा डे है, बट मैंने ऐसा कुछ नया नहीं किया जो मैंने कल नहीं किया था। मेरे लिए मेडिटेशन एंड योगा रोज करने की चीज है, सिर्फ इंटरनेशनल योग डे पे करने की चीज नहीं है। हमारा जॉब काफी स्ट्रेसफुल होता है, एंड आई एम श्योर हम सभी लोग तनाव से गुजरते हैं। मेडिटेशन जब करते हैं तो एक अंदरूनी शांति मिलती है, एक जो खुशी का एहसास मिलता है, और इस तनाव भरी मार्केट या परिस्थितियों में हम बैलेंस कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से हर किसी को रोज मेडिटेशन या योगा जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। इस तनाव भरी दुनिया में आपको बहुत शांति मिलेगी। हाँ, ये तो है सर, ये तो आपके नेचर को देख के लगता है कि आपने शायद योगा एक दिन भी नहीं छोड़ा होगा। आप इतने संयमित होकर बोलते हैं, इतने आराम से बोलते हैं कि किसी को अगर फाइनेंस की नॉलेज नहीं भी होगी ना, तो उसको भी समझ में आ जाएगा क्या नीलेश भाई क्या बात रखना चाहते हैं। नीलेश जी, एक चीज़ मेरे को और बताइए, कई बार ऐसा होता है ना, मार्केट के अंदर भी अलग अलग योग मुद्राएं होनी चाहिए। कई बार आपको बिल्कुल शांत सुप्त अवस्था में होना चाहिए शवासन की जगह, कई बार आपको थोड़ा उल्टा होना चाहिए मार्केट के शांग आसन की तरह, कई बार आपको कोई और आसन करना चाहिए। इस समय कौन सा आसन मार्केट के लिए ठीक है? इस समय हमको क्या करना चाहिए, उग्र वाले आसन के शांति वाले आसन? इस समय मेरे हिसाब से शांति आसन जरूरी है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑब्वियसली लोगों के मन में शंका आती है, क्या इस लेवल पे निवेश करे, जो प्रॉफिट है उसको बरकरार रखे या बुक कर ले। मेरे हिसाब से भारत एक ग्रोथ स्टोरी पे है। हम 90 के दशक में तकरीबन $300 बिलियन की जीडीपी वाले कंट्री थे, आज 3.7 ट्रिलियन वाली कंट्री बने हैं। तकरीबन 12 गुना ग्रोथ हुआ है, और आने वाले 15, 20, 30 सालों में यहाँ पे और 10, 12, 15 गुना ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे आप स्थिर मुद्रा में शांति से निवेश बनाए रखिए। किसी जमाने में 1000 निफ्टी क्रॉस हो जाए वो बहुत बड़ी बात थी, आज हम 19,000 की तरफ जा रहे हैं। उसी तरह और भी मकाम आते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप एक शांत मुद्रा में निवेश करके बने रहिए। गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू यू। और आपसे बात कर आज सुबह काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज के इस खास मौके पर हमारे साथ आप जुड़े हैं। आपने शुरुआत इसी के साथ की कि आज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं रोज़ नहीं करता हूं, यानी कि योग को आपने अपनी जीवन की शैली बनाया है। लेकिन अभी मैं और अभिषेक यही बात कर रहे थे कि बहाना ही बनाते हैं लोग, लेकिन ये भी कहते हैं कि हम काफ़ी बिजी हैं, इस वजह से योग नहीं कर पा रहे हैं। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये बिजी स्ट्रक्चर जो है लाइफ का, इस वजह से हम समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन आपके स्केड्यूल को अगर देखें, कई लोगों से ज्यादा बिजी आपका स्केड्यूल होता होगा, तो किस तरह से इस बहाने को आप टालते हैं? ये मैं पूछूंगी आपसे। और जहां भारत की ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे हैं, आप ये भी बताइए कि इस ग्रोथ स्टोरी में लीडिंग सेक्टर्स आपके हिसाब से यहां से कौन से नजर आते हैं? तो मानसी, पहले मैं भी उसी जमात में था कि समय की तंगी, समय का अभाव है, बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है मूवी देखनी,
है, सोना है, पढ़ाई करना है। बट फिर पता चला कि मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा। जो चीज करने के लिए मुझे 10 मिनट लगनी चाहिए थी, मैं वहां पे तकरीबन आधा घंटा दे रहा हूँ। तो सेल्फिश नजरिए से मैंने देखा कि किसी तरह से मैं अपना फोकस बढ़ा पाऊं, अटेंशन बढ़ा पाऊं, और वहां पे योगा मेडिटेशन ने बहुत मदद की। तो फिर ये एक आदत बन गई। और पहला ऑब्वियसली कठिन था कि समय कैसे निकाले मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए। आधे घंटे की नींद या 1 घंटे की नींद कैसे जाया करे योगा के लिए। बट धीरे धीरे ये लाइफ का पार्सल बन गया, फोकस बढ़ गया, अटेंशन बढ़ गई, तनाव के बीच में एक शांति सी मिलने लगी। और एक किसी भी प्रकार की बॉलिंग हो, आप उस बॉल को आसानी से फेस कर सकते हैं जिस दिन आपने सही तरीके से मेडिटेशन किया हो या योगा किया हो। तो मेरे हिसाब से हेल्थ और बिजनेस फोकस दोनों में योगा की वजह से मदद मिला। तो अब ये लाइफ का पार्सल बन गया। सेक्टरली अगर देखें तो मानसी, प्रमोटर हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छे सेक्टर में अच्छा प्रमोटर बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर देगा, और एक खराब प्रमोटर वहां पे भी आपको नुकसान करा देगा। हम स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते, बट किसी भी सेक्टर में निवेश करते समय प्रमोटर सही होना बहुत जरूरी है। आजकल 2 या 3 ट्रेंड ऐसे हैं जो लंबे समय के लिए चल सकते हैं। पहला यह है कि चाइना +1 की वजह से दुनिया की बहुत सारी कंपनीज चाइना को छोड़ के दूसरे देशों में अपने सोर्सिंग बेस को शिफ्ट कर रही है। भारत वहां पे एक ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर रहा है। जैसा हमने मोबाइल फोन में देखा कि कैसे एप्पल जैसी कंपनी इंडिया से मोबाइल सोर्स कर रही है, चाइना से डिवर्सिफाई कर रही है, वैसे बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे अपना आउटसोर्सिंग करेगी और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो अच्छे प्रमोटर जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में है वहां पे निवेश करिए, जो देश और विदेश दोनों की मार्केट सर्विस कर रहे हैं। दूसरा जो एक बहुत बड़ा सेक्टर अच्छा लगता है वो हेल्थ केयर रिलेटेड है। आज प्राइम मिनिस्टर जी अमेरिका में है, एंड आपको जान के बहुत खुशी होगी कि तकरीबन 1/3 से ज्यादा डॉक्टर अमेरिका में भारतीय मूल के हैं। 45% से ज्यादा मेडिसिन जो अमेरिकन वॉल्यूम से कंज्यूम करते हैं वो मेड इन इंडिया है। एंड हमारी हेल्थ केयर कॉस्ट अमेरिकन हेल्थ केयर कॉस्ट के सामने 1/10 के आसपास होगी, और क्वालिटी उनके बराबर होगी। ये सारी चीजों को मिला के देखिए तो जैसे दुनिया एज हो रही है, ओल्ड हो रही है, हेल्थ केयर अनफंडेड है, उनको जैसे आईटी क्षेत्र में भारत के ऊपर भरोसा करना पड़ रहा है, वैसे ये हेल्थ केयर क्षेत्र में भारत के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। तो हेल्थ केयर एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये 2 थीम हमें लगती है। यहाँ पे आप 5-10 साल के अवसर से भी निवेश करें तो मार्केट में आउट परफॉर्मेंस मिलता रहेगा। हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग, ये थीम पसंद है नीलेश जी को। और बाजार जब रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाता है तो बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो चर्नी करते हैं, और करनी भी चाहिए। अब तो इसमें आपके लिए आसानी हो जाएगी। नीलेश भाई, एक आखिरी इसको सवाल तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी पूरी टीम की ओर से रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि आप बता रहे थे कि आसन का अनुशासन आप फॉलो करते हैं और उसको अपने रोजमर्रा के जीवन में आप उसका अनुपालन कर भी रहे हैं। तो ये बताइए कि आप तो हजारों करोड़ का फंड मैनेज करते हैं। मानसी कह रही थी कि आपके पास समय की कमी निश्चित तौर पर होती ही होगी। तो अगर हम दफ्तर में बैठे हैं तो क्या बैठे बैठे भी ऐसे कोई आसन आप सुझाएंगे जो करने चाहिए, या फिर मेडिटेशन ही आप बोल दीजिए? मेरे हिसाब से बहुत सारे आसन हैं जो आप चेयर पे बैठ के दफ्तर में भी कर सकते हैं। मैं उसमें मतलब उतना माहिर नहीं हूं, बिकॉज एक बार ऑफिस में चले जाए तो काम का प्रेशर इतना होता है कि समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मैं ऑफिस के अंदर जब भी गुस्सा हो जाता हूँ, जब भी किसी ने काम ढंग से नहीं किया तो उसे फायरिंग करने के मूड में आ जाता हूँ, तो अपने श्वासोश्वास के ऊपर बहुत फोकस कर लेता हूँ। आई टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स टू इंश्योर दैट माय एंगर इज इन कंट्रोल, एंड फिर एक थोड़ा स्थिति के ऊपर काबू आ जाता है। आप किसी को बोलते तो हो ही कि ये काम आपने सही नहीं किया, बट उसमें जो एंगर होनी चाहिए उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ऑफिस के अंदर मैं
श्वासोश्वास के ऊपर ध्यान रखता हूँ, ब्रीथिंग टेक्निक्स के ऊपर ध्यान रखता हूँ। और घर के ऊपर जहाँ पे आप एक रिलैक्स कपड़े पहन सकते हैं, थोड़ी जगह हो सकती है, वहां पे मेडिटेशन एंड योगा पे फोकस करता हूँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। अपने श्वास पर, सांस पर आप अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, ये मदद मिलती है। लेकिन नीलेश भाई, आपको देखिए सुनते, देखते, समझते 16-17 साल का वक्त हो गया है और आपको देख के कभी ऐसा लगा नहीं कि आपको भी गुस्सा आता होगा? टीवी पे शायद नहीं करता, बट पर्सनल लाइफ में अभी भी एंगर है, उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंगर मैनेजमेंट की भी आपको सलाह मिल गई, तो आसन, वित्तीय अनुशासन और बाजार में आपकी नजर इस वक्त रिकॉर्ड हाई पर जब बाजार पहुंचने वाला है, आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए, ये सारी कोई जानकारी आपको नीलेश भाई ने दे दी है। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आज आपका इस विशेष दिन पर आज हमें समय देने के लिए। चलिए बाजार पर वापस लौटेंगे और हम देख रहे हैं कि जैसा कि डिप्टी बता रहे थे कि बाजार थोड़ा शर्मीला है, तो वो शर्म अभी भी बनी हुई है और हम देख रहे हैं कि हल्की सी तेजी है निफ्टी में 40-45 अंकों की। सेंसेक्स हालांकि 200 अंकों पर है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 125 अंकों की वहां भी तेजी है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट से जो संकेत हैं वो बहुत ही शानदार हैं। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले तकरीबन 3 से 4 बढ़ने वाले शेयर इस वक्त बाजार में दिख रहे हैं। लेकिन स्टॉक्स जो आज चढ़ने वाले हैं उसमें हम देख रहे हैं कि आईटी में आज भी थोड़ी सी बाइंग हो रही है। विप्रो का शेयर 1% ऊपर है। पावर ग्रिड, एचडीएफसी लाइफ, ये कुछ शेयर हैं जहां पर 1% से ज्यादा की तेजी है। डिवीज लैब, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, ये जो शेयर है 1% के आसपास की नरमी है इन शेयरों में। तो इंडेक्स की ये बात होगी। लेकिन कुछ आपसे जानना चाहेंगे कि इस ओपनिंग ट्रेड के बाद, जो कि 15 मिनट का समय हो गया है, कहीं आपको मौके दिख रहे हैं ट्रेड के लिहाज से? तो अभिषेक, एक दो पॉइंट्स यहाँ पे रखना चाहूंगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी बाय करके चलना चाहिए। आई डोंट थिंक कि जो ये ऑल टाइम हाई का लेवल है इसको हिट करने के बाद हम रुकेंगे। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश बाइंग इंडिसेस में बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आप कोई ऑप्शंस के द्वारा प्ले करना चाहें तभी भी कर सकते हैं। कल की एक्सपायरी के लिए भी ऑप्शंस में आप प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ करें ऑब्वियसली, बिकॉज ऑप्शंस हाई रिस्क ट्रेड होते हैं। बट निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस द्वारा प्ले करना इज नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। जहां तक आपने ब्रॉडर मार्केट्स की बात कही, बिल्कुल मेरी भी नजर वहीं जा रही थी। एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका जिक्र हमने पिछले हफ्ते किया था 222 के टारगेट से, वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। अब देखिए 222 का सेकंड टारगेट आज हिट हुआ है। उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। गैप अप ओपनिंग मिली है लेकिन सस्टेन हो रहा है। ओपनिंग समय के लिए जो वॉल्यूम्स हैं ये भी काफी अच्छे पिकअप हुए हैं। सो मेरे हिसाब से एक्साइड का जो मोमेंटम है ये काफी अच्छा है और कंटिन्यू भी रह सकता है। सो यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट करें आप। अगर इंट्राडे के लिहाज से भी लेना चाहें तब भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। 230 का आपका पहला टारगेट रहेगा, 234 का सेकंड टारगेट। जो स्टॉप लॉस है इसको आप वही 222 के जो लेवल्स हैं ये लेके चलें। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज इंट्राडे पोजिशनल दोनों लिहाज से अच्छा लग रहा है। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी तो जैसा मैंने बताया आप अभी भी ऑप्शंस के द्वारा भी प्ले कर सकते हैं। आज हम सुबह जब वादा के 2 शेयर्स बताए थे उसमें से हमारा पहला शेयर यही था, एक्साइड इंडस्ट्रीज खुश, और हमने भी यही चीज़ नोटिस की कि इसका साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, 205 का लेवल पक्के वाला ब्रेकआउट, और उसके बाद ये शेयर चल सकता है। और हमने खुल के आज कहा था कि कंफर्टेबली ये शेयर ऊपर जाएगा। टाटा केमिकल्स जिसका थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा है उसको लेना होगा, लेकिन ये तो आराम से ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है। 6 रुपये ऊपर है और मौका दे के ऊपर आया, ऐसा नहीं कि गैप के साथ खुला है। ये टाटा केमिकल्स ये धीरे धीरे चलेगा जब तक 1000 के ऊपर आ नहीं जाता। लेकिन मेरी नज़र बार बार उस काउंटडाउन पे चल रही है जिससे हम ऑल टाइम कम दूर हैं, और सिर्फ अभी 29-28 पॉइंट ही रह गए हैं जब हम आप निफ्टी से थोड़ा ऑल टाइम दूर हैं। इसलिए थोड़े बड़े शेयर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं जहां पर आज शुरुआत में थोड़ा दबदबा देखने को मिल रहा है उन्हीं शेयर्स का। वो ज़रा एक बार चेक करते हैं। HDFC के दोनों शेयर्स ऊपर हैं, एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाएं। HDFC बैंक और HDFC, HUL, L&T, पावर ग्रिड। एक बार ज़रा पावर ग्रिड पे कुणाल आपकी रिकमेंडेशन क्या है? पावर ग्रिड। वेल, पावर ग्रिड अभी देखने जाए तो 2% के गेन के साथ अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड लाइकली चांसेस है कि स्टॉक में आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक का शुरुआती मोमेंटम जो है वो इतना स्ट्रांग है। एंड प्लस यहाँ से अगर मैं ओवरऑल चार्ट की बात करता हूँ लिंपी जी, तो स्टॉक ने 250 के लेवल का आज ब्रेकआउट दिया है। अगर स्टॉक आज 250 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो वहां पे ब्रेकआउट कंफर्म होगा। उस ब्रेकआउट कंफर्म के बेस पे हमें और भी अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकती है। सो व्यू यहाँ से
पॉजिटिव साइड का ये व्यू यहाँ से लॉन्ग करने का ही बन रहा है। ऊपर के लेवल की बात करें 250 के ऊपर, तो 269 का पहला टारगेट, और जैसे ही 269 क्रॉस करेगा हमें ऊपर में 293 तक के भी लेवल पावर ग्रिड दिखा सकता है। तो व्यू यहाँ से हमें पॉजिटिव साइड का ही रखना है। 250 के ऊपर आज के दिन में उसको सस्टेन हो जाने दीजिए, कल इस स्टॉक में हमें खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, तो चलिए पावर ग्रिड में खरीदारी का मौका किन स्तरों पर मिलेगा ये आपके लिए हमने अब आपको बताया। लेकिन 9:40 पर हमारे साथ मिड कैप और स्मॉल कैप पर डिस्कशन करने के लिए ओमकार टंगसाले एक्सिस सिक्योरिटीज से जुड़ेंगे। लगातार हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप आईटी शेयरों में काफी हद तक एक्शन है। आईटी में जहां ग्लोबल कनेक्ट है, उस ग्लोबल कनेक्ट और कंसर्न्स के बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी स्पेस परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस पर विस्तार से जानकारी और इन स्तरों पर मिड कैप स्मॉल कैप आईटी में कहाँ ट्रेड, कहाँ निवेश के मौके हैं, ये ओमकार से जानेंगे 9:40 पर, यानी कि चंद ही मिनटों में। लेकिन इस बीच बाजार जो है वो थीम्स के साथ चलता है और इस वक्त MMM थीम का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। एक तो मार्केट, दूसरा मॉनसून और तीसरा मोदी जी। जी हाँ, मार्केट पर तो लगातार बातचीत हम कर ही रहे हैं, मॉनसून को लेकर भी बातचीत होती रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमरीकी दौरा जो है इस पर खास फोकस है। आज इंटरनेशनल योगा डे तो है ही। गौरांग सर, आपसे इस पर एक राय लेना चाहेंगे क्योंकि डिफेंस स्टॉक्स जो हैं वो फोकस में रहेंगे। अमरीकी दौरे पर पीएम मोदी जी हैं और डिफेंस सेक्टर को लेकर बड़े ऐलान होने की संभावना है। खबरें कई सारी मिल रही है और अगर खबरों की माने तो फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से बयान भी आ रहे हैं कि डिफेंस को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को लेकर कई सारी चीजें डिस्कशन का हिस्सा होंगी। डिफेंस सेक्टर पर लगातार सरकार का फोकस है भी, और इस बड़ी खबर के बाद या इस खबर के साथ साथ डिफेंस सेक्टर की चाल को कैसे देखा जाए? तो मानसी, ये तो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से परिवर्तन होगा अगर बायलैटरल लेवल पे ट्रीटीज साइन होती हैं तो डिफेंस को लेकर के। लेकिन हमारा अनुमान ये भी है मानसी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज भी मेरे ख्याल से बहुत सारी डील साइन होने की संभावना है। मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, गूगल पिक्सेल भारत में सप्लायर्स को ढूंढ रही हैं गूगल पिक्सेल सेल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेड इन इंडिया, जैसा एप्पल ने अपने फैसिलिटीज एस्टैब्लिश की। उसके साथ साथ अभी मेरे ख्याल से कुछ समय पहले एलॉन मस्क ने ट्वीट किया है, आई एम अ बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उन्होंने भी टिप्पणियां करी कि वो बहुत जल्द भारत आएंगे टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, जो कि एक मुद्दा बना हुआ है। मेरा ये अनुमान है कि डिफेंस को लेकर के जिस तरीके से भारत सरकार ने 3 या 4 साल पहले एफडीआई इन डिफेंस खोला गया, इंडिया मेड इन इंडिया की पहल की गई थी। पिछले वित्तीय वर्ष में करीबन 1 लाख करोड़ का उत्पादन डिफेंस रिलेटेड हुआ है। 1.5 महीने पहले तीसरी सूची डिफेंस मंत्रालय से घोषित की गई थी, जहां पर 900 से ज्यादा प्रतिबंधित चीजों को रखा गया था जो डिफेंस से जुड़ी हुई है, और आने वाले समय में और भी होगा। तो मेरे ख्याल से जो भी कंपनियां, सरकारी कंपनियां खास करके जो डिफेंस से जुड़ी हुई हैं, और निजी कंपनियां मिसाल के तौर पर L&T, भारत फोर्ज जैसी जो कंपनियां हैं जो डिफेंस से जुड़ी हुई, इन सभी को बहुत बड़ा फायदा होगा अगर निर्णायक तरीके से ट्रीटी साइन हुई और 2 या 3 या 5 साल में जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करने की अगर बात आती है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ये खबर भी आ सकती है, इस पर राय भी दे दी गौरांग सर। गौरांग सर, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अभी ये खबर आ रही थी स्पाइस जेट को लेकर कि नॉर्डिक एयर के साथ उन्होंने करार किया है, और ये एयरक्राफ्ट लीजिंग वाली कंपनी है, इसका आयरलैंड में हेडक्वार्टर है और दुनिया की सबसे बड़ी लीजिंग वाली कंपनी है। ये थोड़ा विवाद इनका चल रहा था, उसके साथ अभी सेटलमेंट करार कर लिया है, शेयर थोड़ा ऊपर जरूर आया है, 4-5% के आसपास की तेजी है। लेकिन क्या स्पाइस जेट को लेकर कोई उत्साह है आपके मन में, या फिर अगर एविएशन में कुछ देखना है तो सिर्फ इंटरग्लोब पर ही फोकस करना चाहिए? आईपीओ जब आया था अभिषेक, इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो का, तब हमने आईपीओ नोट द्वारा निवेश की राय दी थी। उसके पश्चात कई बार हमने इंटरग्लोब एविएशन में निवेश की राय दी है। कल या परसों सबसे बड़ा ऑर्डर एयरबस को इंटरग्लोब एविएशन से मिला है, 500 एयरबस A320 नियो, A321 नियो, एयरबस A321 XLR यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट, जो कि फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। ये ऑर्डर काफी समय लगेगा जोड़ने के लिए, जो भी मौजूदा हवाई जहाज की फ्लीट है इंडिगो के पास।
लेकिन अगर आपको पसंद करना है तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी कंपनी पसंद करनी चाहिए, और हमें नहीं लग रहा है इंटरग्लोब एविएशन के अलावा मौजूदा लिस्टिंग है वहां पर कोई दूसरी कंपनी है। तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर इंटरग्लोब एविएशन। गंगवाल फैमिली की तरफ से थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं बिकवाली को लेकर के, प्रमोटर स्टेक जो है वो बेचने के लिए, लेकिन वो मेरे ख्याल से काफी एपेटाइट है बाजार में खरीदारी का। तो और एज अ डिस्क्लोजर 2800 के ऊपर के लक्ष्य हैं इंटरग्लोब एविएशन पर। ठीक है गुरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी तरफ से बहुत बधाई सर आपको। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मार्केट्स पे वापस लौट आते हैं। 85 अंकों से दूर हैं अभी हम ऑल टाइम हाई से। ठीक है, ये तो चलता रहेगा, जब लगेगा हम सीधा तभी आपके पास पहुंचेंगे। इस समय कुछ कुछ शेयर्स और भी हैं जो अच्छे चल रहे हैं। आज BEML के अंदर वापस से एकदम से तेज़ी आई है और BEML ऑलमोस्ट 1700 के लेवल को पार कर चुका है। दो बड़े रेजिस्टेंस से ठीक 1700 से पहले उसको आज इसने फाइनली पार किया है। कुणाल, एक बार इसको जरा आप चेक कीजिए और ये देख के बताइए कि ये नया ब्रेकआउट है। वेल BEML स्टॉक की बात करें 1700 के पास है, 5% ऊपर स्टॉक है। मोमेंटम अगर स्टॉक की देखने जाए तो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। नाउ नया ब्रेकआउट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ डेली चार्ट पे जिस हिसाब से मोमेंटम है, जो गैप स्टॉक ने बनाया था ओके लास्ट ईयर, वो गैप आज स्टॉक फिल कर रहा है और ऊपर में लग रहा है प्रेजेंट लेवल से 1800 तक की मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जैसे 1800 क्रॉस होगा, ऊपर में 1950 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। नाउ डिम्बी, ये मेन कंसर्न यहाँ पे एक आएगा कि क्या प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पे नई खरीदारी नहीं करने की सलाह रहेगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नई खरीदारी के लिए उतना फेवरेबल नहीं है। तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है वो होल्ड करके चले। ऊपर में 1800 से लेकर 1950 तक के लेवल उनको एज ए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल BEML पर ये राय आपको मिलती हुई है, लेकिन अब वक्त है IT सेक्टर पर जानकारी और IT सेक्टर की एनालिसिस करने का। जैसे कि हमने आपको बताया था, ओमकार टंगसले एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और IT सेक्टर पर इन पर्टिकुलर मिड कैप और स्मॉल कैप IT स्पेस पर बात करेंगे हमारे साथ। लार्ज कैप IT का प्रदर्शन और उसकी कंपैरिजन में मिड कैप और स्मॉल कैप के प्रदर्शन को अगर हम दिखा सके यहाँ पर स्क्रीन पर, क्लियरली आप देखेंगे कि लार्ज कैप IT स्पेस में जहां हमने जनवरी से लेकर अब तक नेगेटिव रिटर्न्स देखे, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा आपके स्क्रीन पर है। टेक महिंद्रा को अगर छोड़ दीजिएगा, इन्फोसिस, TCS और विप्रो में हमने देखा है कि रिटर्न्स जो है वो नेगेटिव आए हैं। इसके ठीक सामने मिड कैप IT में परसिस्टेंट, कोफोर्ज, KPIT टेक पॉजिटिव रिटर्न्स, करीब 25 से लेकर 50% तक रिटर्न्स जनवरी से लेकर अब तक, यानी कि महज 6 महीनों में हमने देखे। और ऐसी ही तस्वीर स्मॉल कैप की भी नजर आएगी। आइए ओमकार टंगसले से जानते हैं कि क्या लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप IT स्पेस यहां से और ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है नहीं। ओमकार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। IT सेक्टर में ग्लोबल कनेक्ट्स और ग्लोबल कंसर्न्स का लगातार जिक्र तो हम करते ही हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप IT में लगातार हम देखते हैं कि मोमेंटम जारी रहता है। किस तरह से IT सेक्टर को आप रेट करते हैं, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप स्मॉल कैप को कैसे देख रहे हैं आप? यस, IT सेक्टर एज ए होल हम लोग अगर बात करें तो IT सेक्टर में एक डिमांड साइड के ऊपर कंस्ट्रेंट्स अभी भी है, अनसर्टेनिटी है। जो भी IT स्पेंड हो रहा है नॉर्थ अमेरिका में, स्पेशली इनटू द BFSI पार्ट, उसमें स्पेंडिंग थोड़ा कर्टेल होते हुए दिख रहा है। सो द व्यू बहुत स्केप्टिकल है। आप जिस कंपनीज के बारे में बात कर रहे थे, इन्फोसिस, लार्ज कैप कंपनीज, उसका मैक्सिमम रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन BFSI सेक्टर है, दैट टू फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका। उसमें से जो रूरल और रीजनल बैंक्स है US में, उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू साइड में, इसके लिए वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा है। और ये जो लार्ज कैप कंपनीज है उनका डील साइज बहुत बड़ा रहता है। वो जो वेंडर्स रहते हैं वो जनरली प्राइमरी वेंडर्स रहते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज बड़ा होता है, तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है इसके मामले में एज कम्पेयर टू द मिड कैप। मिड कैप आप देखा जाए तो ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट साइज होते हैं, तो एक उसका बिलिंग बहुत जल्दी उसका टर्नओवर रहता है। सो दैट्स व्हाई दे कैन अर्न मोर बिलेबल अमाउंट ऑफ मैन आवर्स टू इट्स क्लाइंट्स। तो ये उसका एक इम्पैक्ट होता है जो कि लार्ज कैप कंपनी से बड़ा हो रहा है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप के कंपैरिजन में हाई सिंगल डिजिट नहीं तो डबल डिजिट ग्रोथ कर सकते हैं।
हालांकि बहुत अच्छे से स्टॉक्स है जिसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। और आईटी सेक्टर में भी अगर आप देखें ईयर एंड स्पेस में तो उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने देखा 4Q FY23 में भी जो कि यूरोप एक अच्छी तरीके से रोबस्ट था, रेजिलिएंट था एज कम्पेयर टू नॉर्थ अमेरिका। हालांकि उसमें भी स्लो डाउन अभी आने वाले कपल ऑफ क्वार्टर्स में आ सकता है, लेकिन ईयर एंड स्पेस है, जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी बरकरार है। आप देखेंगे साइंट हो, LTTS हो, KPIT हो, HCL टेक हो फॉर दैट मैटर, ये कंपनीज है ईयर एंड स्पेस में अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा ज़्यादा रहा है और रेजिलिएंट होते हुए दिख रहे हैं हम सबको। ओंकार, जैसे कि यूएस में जो चिंताएं हैं आईटी स्टॉक्स के लिए, जैसे कि महंगाई की टेंशन हो गई, वो जस की तैसे मार्जिन पर हमने कॉन्ट्रैक्शन हमने देखी है बड़ी कंपनियों की, क्योंकि उनका डिपेंडेंट है यूएस पर ज़्यादा कारोबार, वहाँ से 70-80% के आसपास के रेवेन्यू आते हैं कई सारी कंपनीज के। ऑन द अदर हैंड, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो छोटी कंपनी उनके लिए क्या ट्रिगर हैं, तो अगर यहाँ से किसी को एक फ्रेश व्यू लेके चलना हो आईटी पर, तो अभी आप क्या सलाह देंगे? क्या जो KPIT, साइंट, इन कंपनियों पर भरोसा बनाए रखें, या वो समय आ गया है क्योंकि थोड़ी थोड़ी रिकवरी के संकेत हमें बड़े शेयरों में भी दिख रहे हैं? क्या थोड़ा अपना नजरिया अब फोकस जो है शिफ्ट करने की जरूरत है लार्ज कैप की तरफ? हेलो, आई एम नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल। ओंकार, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि छोटे जो शेयर हैं आईटी में, छोटे मझोले जो शेयर हैं, उनके लिए क्या ट्रिगर्स हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अमेरिका में जो टेंशन है, जो भी दिक्कतें थी बड़ी कंपनीज के लिए, वो बरकरार हैं, और लेकिन शेयर थोड़े थोड़े रिकवर जरूर हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब थोड़ा सा व्यू अपना शिफ्ट करना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप से बड़ी आईटी कंपनीज की तरफ? यस, डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं कि जो आईटी लार्ज कैप का जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन होते हुए दिख रहा है। हर एक मैनेजमेंट बोल रही है कि वी आर वेरी कॉशियस अबाउट द थिंग्स, वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द स्पेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। इसका मतलब ये है कि उसका जो डिमांड साइड है वो बहुत अच्छा नहीं कर रही है। आने वाले समय में मे बी कपल ऑफ क्वार्टर्स में द डिमांड साइड इज लाइकली टू बी अंडर टॉस। तो उनका जो फोकस है, अगर आपको बनाना है तो आप मिड कैप में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। और आप देखेंगे तो इनका बेस बहुत लो होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। सो आप एक बैलेंस शीट पे ग्रोथ मोमेंटम अच्छा करते हैं ये लोग, और उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज भी होता है, तो वन शुड डेफिनेटली फोकस ऑन द मिड कैप्स कंपनीज so that one can earn with a good corporate governance and lower valuation, so you can earn good returns. क्या सर, हम आपको आप हमको एक दो शेयर ऐसे बता सकते हैं जहां पर आपका कन्विक्शन हाई है और कोई टारगेट वगैरह भी आप दे पाएँ? कोई ऐसा शेयर मिड कैप का हो, फ्रंट लाइन का हो, जहां पर आपका कन्विक्शन हाई है और आप कह रहे हैं कि इस जगह पर उसको खरीदना चाहिए और अच्छा पैसा बन जाएगा? डेफिनेटली आप मेरे टॉप पिक्स है मिड कैप्स में KPIT टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट सिस्टम एंड कोफोर्ज। दीज थ्री कंपनीज मेरे हिसाब से अच्छा करी। और लार्ज कैप में देखा जाए तो HCL टेक्नोलॉजीज है, जिसका ईयर एंडिंग कंट्रीब्यूशन है। परसिस्टेंट सिस्टम और कोफोर्ज का गाइडेंस बहुत अच्छा है। दोनों कंपनीज अंडर वैल्यूड है मेरे हिसाब से, एंड दे विल लाइकली टू give you double digit growth in the FY24. So we are there. These are safer bets. KPIT Technologies एक ER&D companies है, कंपनी तो strong deal pipeline and उसके ऑटो सेगमेंट में एक्सपोजर बहुत अच्छा है। L2 से लेके L5 ऑटोमेशन तक order book is very strong and margins are expanding and company has given resilient and strong guidance in FY24. So आप definitely KPIT के ऊपर भी देख सकते हैं। HCL Tech में अगर देखा जाए already they have given better guidance than Infosys. Infosys has given 4 to 6 और इन्होंने 6 to 8% का गाइडेंस दिया है। तो एक और वैल्यूएशन में देखा जाए तो भी HCL Tech थोड़ा सा अंडर वैल्यूड एज कम्पेयर टू Infosys. So वो आप एक लार्ज कैप में देख सकते हैं। That will be a better bet in uncertainty.
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ओंकार। आज आपने समय दिया, अच्छे से बताया कि आपके टॉपिक कौन से हैं और सेक्टर्स का हमको एनालिसिस करके भी बताया इस समय की ज़रूरत क्या है, आईटी को कैसे देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस बीच REC, PFC जो पावर से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, जैसे पावर ग्रिड में थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, ये थोड़ी चली हैं। REC पर ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए, उसके अंदर फिर से पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रांग बन रही है और आज शुरुआती डाटा काफ़ी अच्छा है इसका। ये PFC नहीं, REC भी दिखाइए एक बार। खुश एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। REC पर 4.5% ऊपर है और आज ये अच्छे से चला है, मतलब 160 पे खुला और इसे अभी 166 का है। काफी समय से चली आ रही है और जो रिसेंट मूव आया है, इनफैक्ट मैं कहूंगा आज नहीं कल का जो मूव था, ये एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट था। आज बहुत स्ट्रांग फॉलोअप है। 155 का जो लेवल है, यहाँ पे स्टॉक रेजिस्ट कर रहा था। अब यहाँ देखिए बहुत ही क्लियर एक हमें ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। सो ये वही मोमेंटम है जो कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन अब मैं कहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। इसके दो कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला ये कि अगर मैं RSI पे देखूं तो ये ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड हो चुका है, जो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बन सकती है। अगर मैं इसका ऑप्शंस डेटा देखूं तो मुझे बहुत क्लियरली 170 का जो स्ट्राइक है, इस पे बहुत बड़ा कॉल बेस नजर आ रहा है, जो हो सकता है कि एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस। तो अब ये रेजिस्टेंस के काफी करीब जा रहा है। फ्रेश एंट्री तो इसमें मैं कहूंगा अब ना लें। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो बिल्कुल 164 का जो लेवल है, इसको अपना स्टॉप लॉस बना के इसमें बने रहें, मोमेंटम को राइड करें। 170 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा वहां पे आपको स्टॉक हॉल्ट होता हुआ नजर आए। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बस थोड़ा सा टू हाई टू फास्ट वाला स्टोरी है, थोड़ा राइज हो गया है, इसलिए थोड़ा सा डिप पे बाय करें तो बेटर रहेगा। बट एज आई सेड, एग्जिस्टिंग पोजीशन राइड करके चल सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी गिरावट पर खरीदारी करने की कुछ इसको सलाह दे रहे हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ब्लॉक डील पर जिस पर हमारी नज़र थी, श्रीराम फाइनेंस की, वो ब्लॉक डील हो भी गई है। और ऐसी खबरें हैं कि पिरामिड एंटरप्राइजेज ने अपनी सारी की सारी जो 8.25% की स्टेक थी उसको ऑफलोड कर दी है। कल हमने सिमिलर चाल देखी दोनों शेयरों में, ये शेयर चल रहे थे 5-6%। आज फिर से इसमें 8-10-11% के आसपास की दोनों में ही तेजी है। श्रीराम फाइनेंस भी 10% ऊपर है, पिरामिड एंटरप्राइजेज भी 10% ऊपर है। इस पर जरा कुछ आप ही व्यू शेयर कीजिए। ये तेजी आपको कहाँ पर जाती हुई दिख रही है? क्या कोई आगे रोड ब्लॉक्स हैं, कोई स्पीड ब्रेकर आएगा या फिर चलते रहेंगे शेयर ये? देखिए, अगर पिरामल एंटरप्राइजेस की पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे हमने जो जंप देखा है, ये बहुत ही एनकरेजिंग है। अब इसके देखिए 2-3 कारण है। पहला ये कि एक बहुत ही लंबे स्लम्प के बाद ये भी स्टॉक निकल रहा है और बहुत समय बाद इसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, एंड दिस इज अ वॉल्यूम बैक्ड मूव। अब ये ऐसा स्टॉक टिपिकली नहीं है जिसमें आपको बहुत वॉलेटिलिटी या बहुत बड़े मूव्स देखने मिले, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में, अगर मैं कहूँ तो पिछले 3 से 4 दिनों में 770 से लेके ऑलमोस्ट 950 तक के लेवल्स ऑलरेडी ये जंप कर चुका है। सो यहाँ भी ट्रेजेक्टरी तो ऊपर की ही है, बट गिरावट में खरीदारी करें, ये ज्यादा बेहतर रणनीति रहेगी आपके लिए। सो जो लेवल्स हैं, मुझे लग रहा है कि भाई जहां तक स्टॉक आए और आप फ्रेश एंट्री लें तो वो 885 का लेवल है, जिसके आसपास आप अगर फ्रेश एंट्री करें तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। हालांकि वॉल्यूम बैक्ड मूव है तो मोमेंटम बना रह सकता है, बट आप देखिए आज भी स्टॉक ने 960 का हाई लगा के थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल दिखाई है। सो हो सकता है यहाँ पे आपको आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा डिप देखने मिले। सो 885 के करीब मिलता है तो बिल्कुल बाय करके चलें। बहुत लंबे समय बाद ब्रेकआउट आया है और ऊपर के लेवल्स ये स्टॉक आपको आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। ठीक है, 885 का लेवल दिखे तो आप फिर से पिरामिड एंटरप्राइजेज में एंट्री की कोशिश कीजिए, लेकिन बाजार अपने शिखर से अब फिर से नज़दीक आ गया है। निफ्टी है 18,870 के आसपास, यानी कि मामूली 18 अंकों की दूरी अब रह गई है रिकॉर्ड हाई से। औपचारिकता फिर इसको कहेंगे, क्योंकि आप देखिए चौतरफा तेजी दिखेगी। निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, कहीं से भी थकावट की कोई संकेत नहीं है। कल हमने बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी देखी थी लोअर लेवल से 160 अंकों की, और आज भी बाजार की शुरुआत अच्छी हुई। शुरुआती अभी थोड़ा सा पशुपेश में है उस लेवल को पार करने को लेकर, क्योंकि जब शिखर पार होता है थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है, और वही बाजार में हमें दिख भी रहा है। लेकिन एक शेयर जहां पर आज डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो रहा है, आप इसको बिल्कुल कुछ और मत समझिएगा, बोनस का माफ़ कीजिएगा। इंडिया मार्ट 1:1 का बोनस इसने अनाउंस किया था और आज से वो इफेक्टिव हो गया है। आपको शेयर 50% नीचे दिखेगा, लेकिन इंडिया मार्ट हमने धीरे धीरे करके केवल इस शेयर को 4000 के स्तर से फिर 5000 के ऊपर ये निकला था। फिर से एक तेजी की चाल शुरू हो गई थी इंडिया मार्ट। अब इस एक्शन के बाद, बोनस वाले एक्शन के बाद, हम देख रहे हैं कि अब तो भाव आधा हो गया, थोड़ी सप्लाई इसमें ज़्यादा बढ़ जाएगी, थोड़े इसमें स्टॉक्स की वॉल्यूम बढ़ जाएंगी। आप ये बताइए कि किस तरह से अप्रोच करना चाहिए शेयर को?
अभिषेक, जैसे अभी कोटक सर आए थे तो उन्होंने भी वही बात बताई कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग थीम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इंडिया मार्ट का जो मेन B2B बिजनेस है वो डिपेंड करता है, उनका मेजर रेवेन्यू भी डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर्स या फिर जो बिजनेस वाले हैं उनके ऊपर। तो अगर उनका ग्रोथ अच्छा होगा तो डेफिनेटली इंडिया मार्ट का भी ग्रोथ अच्छा होगा। ये मेरा एक फिलोसॉफिकल या लाइक वो वाला सोच है। और अगर टेक्निकली देखें तो एक यू बॉटम या राउंड बॉटम बन रहा था, आज डेफिनेटली एक स्प्लिट के बाद प्राइस एडजस्ट होगा और उसके बाद हमें पता चलेगा। तो ये जो राउंड बॉटम वाली बात है, अब स्प्लिट के बाद 4500 के लेवल जो है वो 4500 के लेवल मेरे लिए अभी भी इंटैक्ट रहेंगे। हालांकि जो नजरिया है वो आपको 8 से लेके 12 महीने तक का जरूर से रखना पड़ेगा। विषय होगा इंडिया मार्ट के शेयर को लेकर, लेकिन सुब्रॉस 500 रुपये का आंकड़ा इसने पार कर लिया है और 52 वीक हाई बनाया है आज 520 रुपये का। आज भी इसमें 16% की तेजी फिलहाल आपको दिखेगी। कल हमने देखा था शेयर में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बनी थी।